एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। व्यूअर्स, आज बात कर लेते हैं हमारी फेवरेट हॉबी पर, शॉपिंग पर। शॉपिंग करना हमें बहुत पसंद है। हम सब लोग ज़िंदगी में नई चीज़ों के इजाफे पर बहुत खुश होते हैं और जब भी जूते, कपड़े या दीगर ऐसी अशिया की ख़रीदारी की बात आती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग एक ही दिन में सब कुछ खरीद आएं। बाज़ार में नज़र आने वाली हर चीज़ की तरफ खिंचे चले जाते हैं और कुछ लोग इस मसले में इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि बाज़ार में जाकर भूल ही जाते हैं कि वो असल में क्या ख़रीदने आए थे। बल्कि इसके उलट उन्हें जो जो चीज़ पसंद आती जाती है वो उसे ख़रीदे जाते हैं। ख़वातीन तो ख़ास तौर पर बिल्कुल ऐसे ही करती है। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा करना ठीक है? तो इसका एक लफ्ज़ में जवाब यही है, जो कि मेरा दिल नहीं कर रहा बोलने का, कि बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसके ना सिर्फ माली नुकसानात हैं बल्कि इससे ज़हनी सुकून की बर्बादी भी होती है। क्योंकि बाज़ार में चीज़ों की नुमाइश ख़ास कारोबारी पस मंज़र में की गई होती है और इसका मकसद ही आप सबको लुभाना है, आप सबको अट्रैक्ट करना है। इसीलिए दुनिया भर की तमाम कंपनीज़ ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए एडवर्टिजमेंट्स पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती हैं और इनमें रंग बिरंगे और नित नए तरीक़ों से हमारी नफ्सियात को टारगेट किया जाता है ताकि लोग किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदे और वो कंपनी मुनाफा कमाए। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि इस जाल से कैसे निकलें और अपने आप को इससे कैसे बचा कर रखें। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले जब आप बाज़ार जाएं तो अपने जहन को क्लियर रखें कि आपने क्या चीज़ लेने जाना है और वो लेकर वापस आ जाना है। दूसरा तरीका ये है कि आप ज़्यादा ख़रीदारी इसलिए भी करते हैं कि आपकी पसंदीदा सेलिब्रिटी ने इसकी एडवर्टिजमेंट की होती है और इसके मुतल्लिक याद रखें कि आपका पसंदीदा शख्स आपको जो कहे इसको हासिल करना ज़रूरी नहीं होता और वैसे भी उन्होंने तो पैसे लेकर ऐड किया होता है और इनका सचमुच मकसद इस चीज़ को ख़रीदना नहीं होता। और एक और तरीका ये भी है कि अपने आप का दूसरों के साथ मुकाबला ना करवाएं। ये ज़रूरी नहीं कि आप ही ने सब अच्छा और महंगा कपड़ा पहना हो और आप ही सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। अगर आप इन चंद बुनियादी निकात को समझ लें तो ये मसला शॉपिंग वाला पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। व्यूअर्स, ये था हमारा एक छोटा सा खूबसूरत सा पैगाम आप सबके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। मेरे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद हैं जो कि हमें फील्ड से रिपोर्ट करेंगे, उनकी तरफ चलते हैं। बिल्कुल ये सूरत हाल। अगर हम बात करें सूबा दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की तो शहर लाहौर का मौसम जो है वो आज भी जो है वो खुश रहने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। बादल वक्तन फ़क्तन दिन के अंदर देखने में आ सकते हैं लेकिन बारिश का जो है कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें दर्जा हरारत तो कम से कम दर्जा हरारत जो वो 19 से ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किया गया है। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है और हवा में नमी का तनासुब जो है 50% की हवा चलने की रफ्तार जो है 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात वालों को कहना है कि मौसम गर्मियों की तरफ गामजन है तो मौसम में तब्दीली का रुझान ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी जो शहर लाहौर में बादल एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि बारिश भी बरस सकती है। यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर जो है बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है शहर लाहौर में, जिसकी वजह से मौसम दोबारा से जो वो खुशगवार होगा। लेकिन इसके साथ कि मौसम तब्दीली की तरफ गामजन है तो इस मौसम के अंदर हमने देखा कि सीजनल बीमारी जिसमें गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ रही। तो कोशिश करें प्रिकॉशनरी मेयर्स के इस्तेमाल लाजमी करें ताकि जो मनफी असरात है मौसम के तरजीही बुनियाद पर उससे खुद को महफूज रख सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और हमारे घरों में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो देखने में तो हमें बहुत ही आम और ख़रीदने में सस्ती लगती हैं लेकिन इनके हमारी सेहत के लिए बेशुमार फ़ायदे होते हैं और इन्हीं में से एक कलौंजी भी है जिसके मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा है। यानी कलौंजी का हमारी सेहत के लिए इस्तेमाल बेहद मुफीद है। आज हम इस पर बात करेंगे कि हम रोज़मर्रा खुराक में इसका इस्तेमाल कैसे करें, ये हमारी किन बीमारियों के खिलाफ बतौर ढाल का काम करती है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम अताउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि कलौंजी का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए कितना मुफीद है? जितने भी आजकल मौजी अमराज जैसे कोरोना आया, डेंगू आया या जितने हमारे ऐसे बीमारियां जो मौजी अमराज आए हैं उसके अंदर कलौंजी का हमने इस्तेमाल बहुत बेहतर पाया। कलौंजी को मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कलौंजी आपके कमर के दर्द में बहुत ज़्यादा मुफीद है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कमर में मोच आ जाती है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो आप यकीन कीजिए हल्दी और कलौंजी को
मिक्स करके 1/4 ऑफ टीस्पून गर्म दूध के साथ दे दिया जाए तो फौरी तौर पे जिनकी मोच आई है, जिनकी कमर में बल आ गया है, तो वो फौरी तौर पे इससे ठीक हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये बताएं कि किन बीमारियों से ये हमें महफूज रखती है? कलौंजी बेसिकली हमारे यहाँ बहुत से ऐसे अमराज हैं जिनमें कलौंजी से कई अमराज का ख़ात्मा होता है। मिसाल के तौर पे सबसे अहम चीज़ शुगर है। आप अक्सर देखते हैं कि एक टोटका बहुत मशहूर होता है कि कलौंजी और मेथी दाना, कलौंजी और मेथी दाने को आप रात को भिगो दें, और ज़्यादा नहीं, आम जो लोग हैं जो हिफ्ज़-ए-मा तक़द्दुम अपना जनरल हेल्थ के लिए लेना चाह रहे हैं, वो एक एक चुटकी भी रात को एक गिलास पानी में भिगो के सुबह निहार मुँह पानी पी सकते हैं। लेकिन जो शुगर के पेशेंट हैं वो चौथाई चम्मच से थोड़ी कम कलौंजी और चौथाई चम्मच से थोड़ी कम मेथी दाना रात को पानी में भिगो दें, सुबह उठते साथ निहार मुँह पानी पी लें। और अगर इस पानी के साथ अर्क्यो गुलाब थोड़ा डाल लिया जाए को आधा कप, तो आप यकीन कीजिए जो लोग प्री डायबिटीज़ में हैं या जिनमें शुगर आ भी गई है, वो इस टोटके से बिफोर ड्यू टाइम वो बच जाएंगे शुगर जैसे मुजीमत से। अच्छा हकीम साहब ये बताएं कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करें और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करें? कलौंजी बेसिकली बहुत से लोग इसकी एक एक चम्मच भी डोज बता देते हैं, जबकि इसकी यूनिवर्सल डोज मैक्सिमम 1/4 ऑफ टीस्पून है। वरना अमूमी तौर पे बच्चों को और हिफ्ज़-ए-मा तक़द्दुम जिन अमराज में ली जाती है, वो एक चुटकी आप पानी में डाल के, ज़्यादा इस्तेमाल इसका पानी में डाल के ही है। मिसाल के तौर पे अगर कुछ लोगों को गुर्दों में दर्द हो जाती है अचानक रात को, वो एक चुटकी अजवाइन और एक चुटकी कलौंजी पानी में डाल के 1-2 घंटे उस पानी को ढक के रख दें। उसके बाद उसको छान के पुन के उसमें 1 चम्मच शहद मिला के वो पी लें, तो जिनके गुर्दों में दर्द है वो 1 गिलास ये कलौंजी का और अजवाइन का पानी पीने से विद इन मिनट्स वो जो पेन है उसमें रिलीफ हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब ये बताएं कि अगर किसी के गुर्दों में ख़राबी हो तो वो कलौंजी को कैसे इस्तेमाल करें? गुर्दों की ख़राबी में भी कलौंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके गुर्दों में पथरी है या जिनको यूटीआई में इन्फेक्शन है, उसके अंदर कलौंजी को हम अजवाइन के साथ और ज़ीरा सफ़ेद के साथ, यानी जिनको पेशाब रुक रुक के आ रहा है या स्टोन वगैरह ना हो गुर्दों में, सिर्फ इन्फेक्शन हो हल्की फुल्की सी, तो उसमें आप तकरीबन कोई 2 चुटकी कलौंजी, 2 चुटकी अजवाइन और तकरीबन कोई आधी चम्मच ज़ीरा सफ़ेद भिगो के रख दें, और तकरीबन कम से कम 3 घंटे के बाद आप उसको छान के पुन के पी लें, गर्म नहीं करना। तो आप यकीन कीजिए जो गुर्दों में यूटीआई में इन्फेक्शन है या पेशाब रुक रुक के आ रहा है या पेशाब तकलीफ़ से आ रहा है, तो इस अमल से पेशाब का जो मामला है वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब गुर्दों के लिए भी बता दें कि गुर्दों के लिए कोई हकीमी नुस्खा है कलौंजी का? जी, गुर्दों के अमराज में मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अजवाइन के साथ, यानी कि जिन लोगों को गुर्दों में दर्द होती है, गुर्दों में इन्फेक्शन हो गई है या उन्हें एपिडिडमाइटिस के इश्यूज़ हो गए हैं, बाद औक़ात हमारी टेस्टिकल में इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसमें कलौंजी अजवाइन के साथ, ज़ीरा सफ़ेद के साथ और कलौंजी खुद, इसका आप पानी पिएं। गर्म नहीं करना, कावा नहीं पीना, सिर्फ आपने तकरीबन 1/4 कलौंजी ले लें 1 गिलास पानी में, रात को भिगो दें, और आधी चम्मच आप ज़ीरा सफ़ेद ले लें और 1/4 ही आप मेथी दाना लेकर रात को भिगो के रख दें, और सुबह में निहार मुँह उठ के आप वो पानी पी लें। तो आप यकीन करें 3 या 4 दिन के बाद जिन लोगों को गुर्दों में दर्द रहती है, पेशाब में इन्फेक्शन रहती है और छोटी मोटी जो तकलीफ पेशाब की है, यूरिथ्रा की है, यूटीआई की है, वो फौरी तौर पे फिलफोर अल्लाह पाक उसमें शिफा देता है। अच्छा हकीम साहब जैसे कि हमने पहले बात की है कि जो कलौंजी है इसके बारे में कहा जाता है इसमें शिफा है और मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मौजूद है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने साल पहले हमें ये बता दिया था, इतना अरसा पहले हमें बता दिया था, और आज साइंस भी इसके हक में है, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। जी, जदीद मेडिकल साइंस ने इस बात का बड़ी रिसर्च की है। देखिए हाँ, जितने इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं, हर्बल स्कॉलर्स हैं या जितने रिसर्च सेंटर हैं, वहाँ पे जब जो चीज़ नबी मेहरबान ने 1400 साल कबल हमें बता दी कि ये शिफाकुन अहमियत की हामिल है, तो मुसलमानों से ज़्यादा जो गैर मुस्लिम लोग हैं उन्होंने उस पर ज़्यादा रिसर्च की। और आप यकीन कीजिए अमेरिका की एक इंटरनेशनल रिसर्च मैं एक पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि
कलौंजी के अंदर ऐसे एसेंशियल ऑयल्स और ऐसे जो जिसमें आप कह लें कि ज़बरदस्त किस्म के इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो आपकी इम्यूनिटी के लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जब आपकी बॉडी में कैंसर के जो जरासीम बन रहे होते हैं उन कैंसर को भी रेक्टिफाई करते हैं। बाकायदा इसकी रिसर्च मौजूद है। और आपके फेफड़ों की जो टीबी है उसके अंदर इसकी बहुत रिसर्च मौजूद है कि हल्दी मुलट्ठी के साथ कलौंजी का अगर कहवा पिया जाए तो जो टीबी जिन लोगों को है, ट्यूबरक्लोसिस के इशूज़ हैं, अल्लाह ने उसमें भी लोगों को इसमें शिफा दी है। और बिलखसूस जिन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक है उनको कलौंजी का एक्सट्रैक्ट दिया गया तो उन बच्चों की जो इम्यून सिस्टम है, उनकी जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो भी दूर हुई। तो ये बात साबित है कि कलौंजी में नबी मेहरबान ने जो 1400 साल कबल कह दिया और फरमा दिया वो आमना और सदकना है। और पूरी दुनिया के जो साइंसदान हैं वो इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं कि कलौंजी का इस्तेमाल अगर रेगुलर किया जाए तो आप हर आने वाली मुदी मर से बच सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि जो हार्मोन्स के लिए यूज़ करती हैं औरतें या ड्यूरिंग मेंसेस यूज़ करती हैं, इसका सही इस्तेमाल क्या है और क्या ये सेफ़ है यूज़ करना? जी बिल्कुल। ख़वातीन में जो अयाम के इश्यूज़ होते हैं, जिन ख़वातीन में जो पीरियड्स के इश्यूज़ हैं, जिसमें पीरियड्स का रुक रुक के आना या डिले हो जाना, तो उसके अंदर कलौंजी, मेथी दाना और अजवाइन ये हमारे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं कलौंजी, मेथी दाना और ये अजवाइन, इसका कहवा पीना शुरू कर दें एक टाइम, यानी अयाम से एक हफ़्ता पहले शुरू कर दें जो एक्सपेक्टेड डेट है। और तकरीबन इसमें 2-2 चुटकी भी आप ले सकते हैं। 2-2 चुटकी देर का पानी में पकाएं, पानी 1 कप रह जाए और वो कहवा पिएँ। तो जिनको पीरियड्स रुक रुक के आते हैं या तकलीफ़ से आते हैं तो इंशाअल्लाह कुछ दिनों के इस्तेमाल से उनका ये पीरियड्स का इशू जो है रेक्टिफाई हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, औरतों को और बच्चियों को अक्सर यूटीआई का मसला होता है, तो उसमें कलौंजी को हम कैसे इस्तेमाल करें, इस हवाले से भी बताएं। जी, उसमें जो यूटीआई इन्फेक्शन में कलौंजी बहुत ज़्यादा शिफा को मुफादत के हामिल है। और यूटीआई इन्फेक्शन में कई वजूहात से, अगर तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें भी कलौंजी का फ़ायदा है चूँकि ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखती है। और अगर फंगस के हवाले से भी यूटीआई इन्फेक्शन हुई है तो ये एंटी फंगस प्रॉपर्टीज़ रखती है। तो इसलिए ज़्यादातर यूटीआई की इन्फेक्शन फंगस से होती है या बैक्टीरिया से होती है, तो दोनों को ये किल करती है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि किन अमराज का इलाज कलौंजी से मुमकिन है और हमारी जो डेली लाइफ है हम उसको इसमें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? रोज़मर्रा आप इसको रात को 1 चुटकी भिगो दें पानी में और सुबह उसमें छान के भून के शहद थोड़ा सा मिला लें। तो ये रूटीन में आम जो लोग बड़े लोग हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में इसका इस्तेमाल तो जैसे बताया वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में बाहर मुल्कों में मैं कई ममालिक में गया हूँ तो मैंने वहाँ कलौंजी के बिस्किट भी देखे। और हमारे यहाँ ये जो हमारे फूड डिपार्टमेंट है या जो लोग भी हैं यहाँ पे जो हेल्थ से रेलिवेंट, अब हमें चाहिए कि जो हमारी स्नैक्स हैं, जो हमारी रोज़मर्रा, मिसाल के तौर पे हम पिज़्ज़ा अगर बच्चे खाते हैं तो हम ऑलिव्स डालते हैं। ऑलिव्स आपको पता है बड़ी बेहतरीन चीज़ है, तो उसके ऊपर कलौंजी की भी कोटिंग होनी चाहिए ताकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जब उसमें जाएंगी तो वो जो पिज़्ज़ा है वो आपको फ़ायदेमंद देगा, बच्चे खाते हैं शौक़ से। इसी तरह आप कलौंजी की जो कोटिंग है, बर्गर घर में बना के दे रहे हैं, बच्चों को शवारमा बना के दे रहे हैं घरों के अंदर, तो आप उसके ऊपर उसका पाउडर डाल सकते हैं। देखें जैसे अदरक का पाउडर भी आप कोटिंग में लेके आते हैं उसमें, इसी तरह कलौंजी को आप घरों के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप स्नैक्स में कर सकते हैं, आप बेकरी आइटम घर में बना रहे हैं, आप घर के अंदर कोई ऑयली फ्राइड चीज़ ले रहे हैं उसमें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से तरीक़ों में यानी कलौंजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, डायबिटीज़ के हवाले से भी बता दें, जो शुगर पेशेंट हैं वो कैसे यूज़ करें इसको? जी, शुगर पेशेंट में ये मैंने अभी अर्ज़ किया था कि मेथी दाना, कलौंजी और अजवाइन, इनको आप चौथाई चम्मच रात को भिगो के रख दें। सुबह इसको छान के भुन के तो आधा कप, चौथाई कप से लेके आधा कप आपके गुलाब मिला लें और वो सुबह नहार मुँह पिएँ। जो लोग प्री डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिनको डायबिटीज़ जो है वो प्री डायबिटीज़ में कन्वर्ट हुए हैं, या जो लोग शुगर के भी पेशेंट हैं और बाकी अद्वियात से उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो ये टोटका, ये नुस्खा 8-10 दिन के बाद आपकी जो ज़ायद शुगर है उसको बेहतर करेगा। नंबर 1, आपको पता है कलौंजी और मेथी दाना आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं
और जब आपके पेनक्रियास के जो बीटा सेल हैं उनकी जो रीजेनरेटिव चेंजिंग्स है उसको भी ये बेहतर करने में बहुत मुआविन साबित होते हैं। इसकी बाकायदा रिसर्च मौजूद है। और अजवाइन आपको पता है कि जिस्म के अंदर कहीं भी बुखार है, इन्फेक्शन है या आपका कहीं भी सोजिश है, आपको पता है बाज़ औक़ात पेनक्रियाज में सोजिश भी हो जाती है लुबलुबा में, उस सोजिश को भी अजवाइन दूर करती है और पेन को रिलीफ करती है। कलौंजी से जैसे बताया कि शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे किडनी के पेशेंट हैं, गुर्दों के पेशेंट हैं जिनमें पेशाब रुक रुक के आता है, तकलीफ से आता है, उसमें, या प्रोस्टेट के जो पेशेंट हैं उसमें कलौंजी का इस्तेमाल बहुत सूदमंद है। तीसरे नंबर पे ख़वातीन के जो हार्मोन्स का अदम तवाज़ुन है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कलौंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और चौथे नंबर पे इम्यून सिस्टम इन्हांस करने के लिए कलौंजी का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इम्यून सिस्टम का बताएं कि हमारी इम्यून सिस्टम के लिए कलौंजी कितनी फ़ायदेमंद है? इम्यून सिस्टम के लिए आप कलौंजी को घर में कोई भी अगर आप टॉनिक बना रहे हैं मिसाल के तौर पे आप पंजीरी बना रहे हैं, पंजीरी के अंदर कलौंजी का पाउडर मिक्स कर लें, वो इम्यूनिटी को इन्हांस करेगा। आप एग फ्राई कर रहे हैं या आप अंडा बना रहे हैं फ्राई वाला, तो उसके अंदर आप बाकी जो काली मिर्च वगैरह डालते हैं तो उसमें कलौंजी को आप डाल सकते हैं। यानी इम्यून सिस्टम के लिए आप घर में जो भी चीज़ आपकी है, मिसाल में आपकी कोई साबूदाना की खीर भी अगर आपने बच्चों के लिए बनाई है तो आप उसमें कलौंजी थोड़ी बहुत डाल के उसका पाउडर एक चुटकी डाल के दे सकते हैं। उससे बच्चों की इम्यूनिटी भी बेहतर होगी और मज़ीद जो है ना बच्चों के असाबी निज़ाम उससे मजबूत होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा हकीम साहब, ये भी बताएं कि कौन से ऐसे अमराज वाले लोग हैं जिनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए? जी, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें कलौंजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा जो सिस्टोलिक बढ़ता है, डायस्टोलिक बढ़ता है जिनका, उनमें एहतियात करनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे जिन लोगों को बहुत सवेर एलर्जी होती है, चूँकि तासीरन ये गर्म होती है, तो इसको उसमें बड़ी अपने मुआलिज के मशवरे के साथ वो लोग इस्तेमाल करें जिनको एलर्जी के इशूज़ हैं। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि बच्चों के लिए कलौंजी कितनी मुफीद है? जी बिल्कुल, बच्चों को दे सकते हैं कलौंजी, लेकिन उसमें ये ख्याल रखिएगा कि 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनमें 5 से 7 दाने तक इस कलौंजी का इस्तेमाल आम मामूल है, वो दे सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, इसकी यूनिवर्सल डोज है। अच्छा हकीम साहब, फिर कोई हकीमी नुस्खा बता दें कमर दर्द के लिए, जैसे कि आपने पहले बताया कि कितनी मुफीद है ये उन लोगों के लिए, तो कोई इसके लिए हकीमी नुस्खा बताएं जो हम घर में बना सकें। जी, कमर दर्द के अंदर आप कलौंजी को तकरीबन आप इसका एक फार्मूला ये है कि असगन नागुरी, जिसको हम अश्वगंधा भी कहते हैं, इसका पाउडर ले लें और कलौंजी जो है इसको आप पाउडर कर लें, बारीक कर लें। और तीसरे नंबर पे है सुरंजान शीरी। ये 3 चीज़ें हैं, इनको आप बिल्कुल पाउडर करके तो आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम पानी के साथ दें। जिन लोगों की कमर में दर्द रहती है, कमर जिनकी कमज़ोर है, थोड़ा सा बैठ के जब उठते हैं तो उनको महसूस होता है कि कमर जो है ना सही तरह उठा नहीं जा रहा, तो ये हमारी दुमची की जो हड्डी होती है बाज़ औक़ात कमज़ोर हो जाती है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर जो आर्थराइटिस या जो गॉट के इश्यूज़ हैं, नुकरस के इश्यूज़ हैं, उसको बेहतर करने की सलाहियत मौजूद है। और कलौंजी के साथ सुरंजान का इस्तेमाल और कलौंजी के साथ जो आपका असगन नागुरी का जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये फ़ायदा दो चंद हो जाता है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि जिन लोगों को दिल का अमराज है, वो दिल के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं, वो लोग कलौंजी को कैसे इस्तेमाल करें, कोई नुस्खा बताएं। कावा पिए आप, जो भी दवाइयाँ हार्ट पेशेंट अपने इस्तेमाल करें वो इस्तेमाल करते रहें। 1.5 कप पानी में 1 चुटकी कलौंजी और एक छोटा सा पीस अर्जन का, ये अर्जन की छाल है दरख्त की, जो आपके दिल की नालियों को कुशादा करती है, आपकी आर्टरीज़ में जो ब्लॉकेज आती है उसको ये खोलती है। ये तकरीबन दालचीनी का ये आधी इंच के बराबर या 1 इंच के बराबर एक पीस इसका ले लें। और पुदीना खुश्क भी ले सकते हैं, घर का ताज़ा भी ले सकते हैं। बरगे पुदीना अगर आपने खुश्क लेना है तो 1/4 चम्मच से आधी चम्मच तक ये ले लें, और अगर ताज़ा पुदीना लेना है तो 10 पत्ते से 12 पत्ते वो आप उसमें डाल लें। ये इसके अलावा आप इसमें सौंफ भी थोड़ी सी डाल सकते हैं ताकि गैस पैदा ना हो। ये आप देख लें, बरगे पुदीना, ये खुश्क, ये कलौंजी आपके सामने मौजूद है। ये स्याह दाने जिसके बारे में कुरान में है कि तमाम बीमारियों के लिए शिफा है, और अगर मौत का इलाज भी होता तो इससे होता। तीसरी चीज़ अर्जन, ये अर्जन की छाल है जो आपके दिल की घबराहट के लिए, सफोकेशन के लिए, हार्ट फ्लैशेस के लिए और बिलखसूस आर्टरीज़ को खोलने में इसका बड़ा अमल दखल है। और चौथी चीज़ हमने आयजा कार्बोनेटिव, ताकि ब्लोटिंग ना हो, गैस ना हो, तो ये सौंफ है, बादियान, जो आपके जिस्म से ज़ायद गैस नहीं बनने देती और आपकी जिस्म से सोजिश को कम करती है
और आपको यानी कि आप इनडाइजेशन के अगर इश्यूज़ हैं, दिल के मरीज़ में अगर गैस बने तो हार्ट बीट तेज़ होती है, तो उसको भी ये कंपनसेट करती है। इन चारों चीज़ों का कावा जब दिल का मरीज़ इस्तेमाल करेगा तो उसकी घबराहट, उसकी जो पेन है और इंजाइना के पेशेंट में बड़ा सूदमंद है। और जिन लोगों की आर्टरीज ब्लॉक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से आर्टरीज में भी बेहतरी आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लोगों में ना स्टमक इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है। कुछ लोगों को ये भी मसला है, मेरे की ख़राबी का भी मसला है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी हैं। तो बताएं कि उसमें ये कितनी मुफीद है और इसको कैसे इस्तेमाल करें। जी, मैदे के अमराज में हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन नुस्खा है कि मुलट्ठी ले लें 1 छटांक, हल्दी ले लें 1 छटांक, कलौंजी ले लें आधी छटांक और सौंफ ले लें आधी छटांक। इन चारों चीज़ों का पाउडर बना लें और हर खाने के बाद आधी आधी चम्मच इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जिन लोगों को मैदे के अमराज हैं, गैस रहती है, सोजिश है, इवन कि जो एच पायलोरी, हेलिकोबैक्टर पायलोरी का जो बैक्टीरिया है, उसको भी किल करने में ये बहुत सूदमंद साबित है। एच पायलोरी के हवाले से बताएं कि क्या होता है और किस वजह से होता है। जी, एच पायलोरी बेसिकली ये आंतों के अंदर हमारे ना सैनिटरी सिस्टम के ज़रिए, कच्ची सब्जियों के ज़रिए कुछ बैक्टीरियाज हमारे आंतों में चले जाते हैं, जो जाके हमारी अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जो कोलाइटिस के इश्यूज़ पैदा करते हैं और अल्सर पैदा करते हैं बड़ी आंत में। और इससे ये होता है कि एक बड़ी मूजी मर्ज है जिसको हम IBS कहते हैं, इरिटेट बाउल सिंड्रोम, ये इसमें पैदा हो जाता है। IBD जैसे मसले पैदा हो जाते हैं और ज़्यादा देर अगर आपको ये एच पायलोरी के मामले हों तो आप एंजाइटी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में मेडिकल साइंस तकरीबन फेल है। हमने बहुत से लोगों को अपने मतलब पे देखा है जो 14-14 दिन के कोर्स करते हैं एच पायलोरी के और फिर दोबारा वो रीअकर हो जाता है महीने बाद। तो कितनी आप एंटीबायोटिक खाएंगे। तो जब आपको ये जो नुस्खा मैंने बताया है, अच्छा उसके अंदर आप एक और चीज़ ऐड कर दें, मुलट्ठी 1 छटांक, हल्दी 1 छटांक, कलौंजी आधी छटांक, सौंफ आधी छटांक और कुट शीरी आधी छटांक। एच पायलोरी में इसका बहुत अमल रखा है, ये एंटीबायोटिक का काम करती है कुट शीरी। और नबी मेहरबान ने बताया कि जिन लोगों को ज़ातुल जनब, पसलियों का दर्द हो, यानी कि जिनको टीबी की वजह से, खांसी की वजह से क्रॉनिक, या जिनको हुपिंग कफ है जो काली खांसी जिसको हम कहते हैं, आप खांस के पसलियाँ दर्द कर जाती हैं, ये अल्लाह पाक की ऐसी नेमत है जो आपकी पूरी बॉडी से सोजिश को ख़त्म करती है, इन्फेक्शन को क्योर करती है। इन पाँचों चीज़ों का पाउडर इस्तेमाल करने से जो क्रॉनिक मैदे के पेशेंट हैं, IBS के पेशेंट हैं या जिनको एच पायलोरी के इशू हैं, इंशाल्लाह 1 से 1.5 माह के इस्तेमाल से ताहयात तो इस मोदी मर्ज से बच सकेंगे। लेकिन उसमें शर्त यह है कि वो अपना पानी का ख्याल रखेंगे कि हर जगह का उन्होंने पानी नहीं पीना, पानी का बहुत ख्याल रखना है। वो फ़िल्टर वाटर पिएँ या जहाँ भी आप पानी ले रहे हैं। बाहर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि हम महंगा तीन खाना खा लेते हैं लेकिन पानी उन्हीं होटलों का पीते हैं और ब्लेम दे देते हैं जी खाने से हमारा पेट ख़राब हो गया, जबकि वो पानी ने आपको नुकसान पहुँचाया होता है। इसी तरह कच्ची सब्जियां लोग बड़े शौकीन होते हैं। मैं ये कहूँगा कि जो घर के अंदर आप सलाद को बनाते हैं धो धा के नफासत से, हाइजीनिक सिस्टम से, बाहर अगर आप जाएँ तो सलाद से अवॉइड करें। हमारे यहाँ वहाँ जब बाहर जो सलाद धुलता है वो पानी का भी ख्याल नहीं रखा जाता, हाथ भी नहीं साफ़ होते। तो जब ऐसी चीज़ों पानी गलत के साथ सलाद धुलेगा तो वो एच पायलोरी का जो बैक्टीरिया है वो आपके अंदर बॉडी में जाना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो थोड़ी सी अपनी लाइफ के अंदर एहतियात बरती जाए और इन अद्वियात को, देसी अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए पूरे एतकाद और एतमाद से, तो यकीन कीजिए ये मेरे जैसे अमराज में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ऑलराइट, तो कलौंजी के इस्तेमाल के हवाले से बात हो रही थी कि ये हमारी सेहत के लिए कितनी मुफीद है और जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोग हैं वो इसको कैसे घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस हवाले से भी बताया। मेरे साथ मौजूद है हकीम अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। रमज़ान गुजर चुका है लेकिन इस महीने में हमारी खुराक में जो एक तरह से वाज़े तब्दीली आती है, यानी तली हुई अशिया ज़्यादा खा लेने से जिस्मानी सेहत में भी बड़ी तब्दीली आती है। ऑयली चीज़ें हमारी स्किन पर भी मनफी असरात डालती हैं। ऑयली चीज़ों के इस्तेमाल से अक्सर लोगों के मुंह पर पिंपल्स बनने लगते हैं। ख़वातीन की जिल्द चूँकि काफ़ी हसास होती है
और फिर जब कोई एक्नी या पिंपल्स बन जाए तो बिना किसी स्किन स्पेशलिस्ट से रुजू किए महंगी क्रीमें लगाती हैं। और आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, इसके अलावा भी मौसम तब्दील हो रहा है, तो एक्नी और जल्दी अमराज से कैसे बचा जाए, इन सब मामलात के पेश नज़र जिल्द को खूबसूरत और तरोताज़ा रखने के लिए भी क्या करना चाहिए, क्या खुद से किसी सीरम या अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए और जिल्द को हाइड्रेट रखने के लिए क्या किया जा सकता है, इसी हवाले से मजीद जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कंवल जवाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अच्छा डॉक्टर कंवल, सबसे पहले तो ये बताएं कि रमज़ान गुजरा और रमज़ान में भी हमने इतना परहेज़ नहीं किया, हमने ऑयली चीज़ें खाई हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स खाई हैं, और उसके बाद ईद गुजरी है और ईद पे तो वैसे ही कोई डाइट नहीं होती, कोई हम परहेज़ नहीं करते खाते हुए, ऊपर से मीठी ईद थी, हमने मीठा भी बहुत ज़्यादा खाया है। तो बताएं कि अब उसका क्या रिएक्शन हो रहा है हमारी स्किन पर और हम उससे कैसे बचा जाए? देखिए, रमज़ान और ईद दोनों ऑब्वियसली ऐसे हमारे इवेंट्स होते हैं कि जिन्हें मेरे ख़्याल में एक अच्छा हर मुसलमान जो है वो उसे सेलिब्रेट करता है। और रमज़ान जब एंड होने लगता है तो हर ख़वातीन, अब तो खैर मर्द भी ऐसे ही करते हैं, लड़के भी ऐसे ही करते हैं, कि उनकी भी ये ख्वाहिश होती है कि हमारी स्किन में एक ग्लो आना चाहिए, हमारी स्किन जो है वो ईद पे बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। उसके लिए वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स का भी इंतखाब करते हैं, डिफरेंट फेशियल्स का इंतखाब करते हैं, डिफरेंट सैलून्स में जाते हैं, डिफरेंट टोटकास करते हैं और चाहते हैं कि ईद के जो इनिशियल डेज़ हैं, 3 डेज़ हैं, उसमें अपनी स्किन को सुपर डुपर बहुत चमकता धमकता दिखाई दें। सो उसके लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि सैलून्स ट्रीटमेंट लेना पसंद करते हैं और डेफिनेटली उसमें अगर आप रैपिड इफ़ेक्ट्स को देखें, रातों रात ट्रीटमेंट्स पर अपने चेहरे पर असर होते हुए देखें उनको, तो उसका असर कभी कभी फ़ायदा देने के साथ साथ नुकसान भी दे देता है। और वो नुकसान क्या हो सकता है कि आपने कोई रैपिड थेरेपी करवाई, कोई रैपिड आपने रिएक्शन देने के लिए, एक्शन दिखाने के लिए, अपने फेस पर कोई ग्लो दिखाने के लिए कोई स्किन ब्लीच करवा ली, स्किन पॉलिश करवा ली, डेफिनेटली फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास, ऑब्वियसली ईद की छुट्टियों में हम लोगों का भी ऑफ होता है, लेकिन काफ़ी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि फ़ोन पे, कॉल पे, मैसेजेस पे बताते हैं कि उनका स्किन बर्न हो गई है, उनकी स्किन पर रेडनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, मेकअप स्टे नहीं कर रहा, हॉट वैक्स का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से स्किन बर्न हो गई है। तो ये वो डिफरेंट चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पे एक और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पार्ट ऑफ ईद, के हम मेहंदी लगाते हैं और आपको पता है कि आजकल मेहंदी के रिएक्शंस बहुत सामने आ रहे हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिनको करना आप कीजिए भले, उसमें आपने कुछ चीज़ों की एहतियात करनी है, कभी भी ओवर ड्यू ना करें। आप रातों रात चमकने के लिए ऐसे क्रीम्स का, ब्लीच का, ऐसे फेशियल्स का, मसाज का इंतखाब ना करें जो आपकी स्किन को बर्न कर दे। सो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अगर मेहंदी लगा रहे हैं, बिल्कुल लगाइए मेहंदी, लेकिन ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें जो आपकी स्किन को बर्न कर दें, क्योंकि मेहंदी का रिएक्शन बहुत ख़तरनाक हो सकता है। मैंने आपके पहले प्रोग्राम्स में भी बताया है, मल्टीपल चीज़ों में मैं बता चुकी हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, कि मेहंदी का जो रिएक्शन है वो इतना ख़तरनाक होता है कि वो आपकी स्किन पे पेस्ट हो जाती है और वो फिर काफ़ी महीनों तक उसके निशान नहीं जाते। सो उसे पहले अपनी किसी स्किन की जगह पे लगा के चेक कर लीजिएगा। सेम गोज़ फॉर द ब्लीच एंड पॉलिशर्स, बिकॉज अवॉइड, मेरे मना करने के बावजूद भी मानना तो है नहीं आप लोगों ने। सो उसे बेहतर है कि आप उसे चेक करें, टेस्ट उसको अपनी किसी भी सेंसिटिव जगह पे, लाइक आप इसको एल्बो पे लगा के चेक कर सकते हैं। 15 मिनट के लिए लगा रहने दीजिए, चाहे वो मेहंदी हो, चाहे ब्लीच हो, चाहे पॉलिशर हो, और देखें कि अगर उसका रिएक्शन नहीं आ रहा है तो फिर आप उसे करवा सकते हैं। देखिए, मेहंदी का रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अगर चेक करके लगाई है तो होपफुली नहीं होगा, बट अगर आपने उसको चेक नहीं किया और लगा लिया और फिर आपको रिएक्शन हुआ, उसमें आपको सबसे पहले बहुत ज़्यादा रेडनेस फील होगी, आपको इचिंग फील होगी, और आपको पूरी स्किन, आपकी जो सराउंडिंग है, जितना मेहंदी वाला कलर तो ऑब्वियसली रेड होगा, लेकिन उसकी सराउंडिंग स्किन भी आपको रेड और समटाइम्स स्वेल भी फील होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्किन स्वेल होके आपका पूरा हाथ, पूरे दोनों हाथ जो हैं वो इतने ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं कि आपसे उनसे काम भी नहीं होता, वो सुन भी हो जाते हैं। इमीडिएटली आपने क्या करना है, इमीडिएटली कोई भी एंटीहिस्टामिन जो कि ओवर द काउंटर अवेलेबल होती है मार्केट में, बहुत सारी हैं, सबको एंटी एलर्जिक टैबलेट्स का नाम पता है, उनमें से कोई एक लेके जो आपको सूटेबल हो आपके लिए, या आपके घर में अवेलेबल हो या करीबी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो, आप फ़ौरन उसे खा लीजिए। एक कोई भी मॉन्टील्यूकास सोडियम, ये मैं फार्मूला बता रही हूँ, मॉन्टील्यूकास सोडियम, अगर आप बड़े हैं 12 साल से तो 10 mg में लेके खा सकते हैं, 12 साल से छोटे बच्चों में किसी में रिएक्शन हुआ है तो 5 mg की लेके खा सकते हैं।
यानी कि आपने एंटी एलर्जिक टैबलेट के साथ साथ एक मॉन्टेल्यूकास सोडियम टैबलेट भी खानी है इमीडिएट। अगर आप डॉक्टर आपसे दूर है, लाइक जैसे ईद की छुट्टियों में नहीं पॉसिबल था डॉक्टर्स को मिलना, तो आप घर में ये 2 काम करें और फौरी तौर पे उस मेहंदी को रिमूव करें, ठंडे पानी से अपने हाथ को धोएं और उसके बाद कोई भी ऐसी स्टीरॉयडल क्रीम जो आपके घर में हो, मैं ये मार्केट में अवेलेबल क्रीम्स की बात नहीं कर रही, जो मेडिकेटेड स्टीरॉयडल क्रीम्स होती हैं उनमें से 2-3 है हमारे पास, उसमें क्लोबिटासोल प्रोपायोनेट उसका फॉर्मूला है, इस नाम से आपको मिल सकती है, एडवेंटन के नाम से मिल सकती है, एडवाकॉर्ड के नाम से मिल सकती है, फ्यूसिल के नाम से मिल सकती है, पॉलीफेक्स अवेलेबल हैं। ये वो सब चीज़ें हैं जो आम जाम हर घर में रखी होती हैं। सो आप अपने फौरी तौर पे उस सारे एरिया को उससे पेस्ट कर लें। अगर कोई क्रीम अवेलेबल नहीं है, कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं खुला हुआ है, तो आपने फौरी तौर पे घर में अंडा होता है, अंडे को तोड़ें और उसकी जो सफ़ेदी है वो सारी उस बर्न वाली जगह पे लगा लीजिए। ये वो कुछ चीज़ें हैं जिनसे शायद आप उस बर्न को सिवियर होने से बचा सकें। आइसिंग कर सकते हैं आप उस जगह पे, लेकिन आपने खुद से उसको खारिज कर करके छीलना नहीं है, वरना स्किन आपकी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये सारी वो चीज़ें जो आप घर में कर सकते हैं, लेकिन अगर इमीडिएटली आप मेडिकल असिस्टेंस ले सकें, डॉक्टर के पास जा सकें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा डॉक्टर कंवल, आजकल हम इंस्टा पे ट्रेंड देखते हैं, बल्कि काफ़ी पुराना ट्रेंड है आइसिंग करना। अक्सर लोग डायरेक्ट आइस क्यूब फेस पे अप्लाई करते हैं, तो अक्सर कहते हैं उसको मलमल के कपड़े में रैप करके फेस पर लगाएं, तो इससे जो आपकी एक्नी है वो भी कम होगी और जो आपकी स्किन है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी। तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें कि क्या ये सच है? हाँ, इसमें मैं 2 चीज़ें इसमें बताऊंगी, आपको करनी भी चाहिए। करने से नुकसान ऐसा इतना नहीं होता, लेकिन उससे जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो नहीं होनी चाहिए। वो आपको एक इमीडिएट इफेक्ट देता है। आइस बेसिकली क्या करता है कि आपकी जितनी भी ब्लड वेजल्स हैं, जब आप पानी में, उस ठंडे पानी में अपना मुंह डालते हैं, तो आपकी जितनी भी ब्लड वेजल्स हैं, सर्कुलेशन है वो तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से आपका वो जो फ्लो तेज़ होता है, तो आपकी स्किन पर एक ग्लो आता है, आपकी स्किन पिंक दिखना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन थोड़ी देर के लिए आपको टाइट दिखना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो मेकअप हैक के तौर पर भी इसे यूज़ करते हैं कि बिफोर मेकअप आपने उसको ठंडे पानी में अपने फेस को डिप करना है 5 से 10 मिनट। उससे क्या होगा, अगर आपकी आइज़ की सराउंडिंग में स्वेलिंग है तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, आपकी स्किन भी थोड़ी सी टाइटन हो जाएगी, और दूसरा ये कि आपकी स्किन पर एक ग्लो भी आ जाएगा। और इसके बाद आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे आइस में अपने फेस को डिप करने के बाद, तो आपकी स्किन काफ़ी हाइड्रेट भी दिखेगी। लेकिन इससे ये वाली एक्सपेक्टेशंस कि ये परमानेंटली इसका मुस्तकिल इस्तेमाल परमानेंटली स्किन पर ग्लो देता है, परमानेंटली टाइट कर देता है, परमानेंटली आपकी स्किन को अच्छा कर देता है, ये पॉसिबल नहीं है। सो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वीक में 2 से 3 मरतबा कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई रैपिड तो आता है बिल्कुल, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर कंवल, ये बताएं कि एक्नी की वजूहात क्या है और ख़वातीन में एक्नी क्यों होती है? देखिए, एक्नी जो है वो टीनेजर्स से लेके और ओल्डर एज तक का प्रॉब्लम है। एक्नी बेसिकली 2-3 तरह की होती है। वो कुछ क्रीम इंड्यूस्ड हो, कोई आपने प्रोडक्ट लगा लिया, कोई सिरम लगा लिया, उसकी वजह से हो सकती है। नंबर 2, अगर जो बेसिक एक्नी होती है वो हार्मोन्स की वजह से होती है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस में आके अगर एक्नी होती है तो डेफिनेटली उसकी ट्रीटमेंट ज़रा डिफ़िकल्ट होती है। उसके बाद आपको एक्नी हो सकती है किसी भी लाइक आपका कॉन्स्टिपेशन है, आपका स्टमक ख़राब है, आपको किसी भी किस्म का की मैदे में गर्मी है, आपको मैदे में जलन है, आपको जिगर का कोई इशू है, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो आपकी अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से एक्नी हो। तो एक्नी के डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, हार्मोनल हो, जेनेटिक्स हो, किसी प्रोडक्ट की वजह से हो, किसी एलर्जी की वजह से हो। तो आपने सबसे पहले कॉज को देखना है। एक्नी को ट्रीट करने के लिए उसकी बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कॉज का पता नहीं करेंगे तब तक एक्नी आपकी ट्रीट नहीं होती। अच्छा डॉक्टर कंवल, एक्नी के काफ़ी कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि हमें भी पता है, तो हार्मोन्स की वजह से भी होते हैं, आपकी डाइट ख़राब हो तो उस वजह से भी होते हैं, तो थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करें। देखिए, एक्नी की जैसे मैंने अभी बताया है कि हार्मोनल, डाइटरी प्रॉब्लम या किसी प्रोडक्ट का यूज़ या फिर कोई एलर्जिक जो रीज़न्स होते हैं। आपने अगर हार्मोनल एक्नी है तो उसमें आपको ना सिर्फ एक्नी निकलेगी बल्कि और दूसरे सिम्टम्स भी आते हैं। तो आपने उसे सॉर्ट आउट करना है कि वो एक्नी इधर आपको टीनेज की वजह से निकल रही है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस में आके निकल रही है, जेनेटिक्स की वजह से आ रही है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने, अगर आपको हार्मोनल इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई जेनेटिक्स में मसला नहीं है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा कॉज हुआ है। यानी कि आपकी इवन डाइटरी प्रॉब्लम्स की वजह से आपका स्टमक अपसेट रहता है। अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी
कि स्टमक जब अपसेट होता है ना, तब भी आपको आपके फेस से पता चल जाता है कि आपको कोई ना कोई जो है वो स्टमक इशू हो रहा है, जिसकी वजह से एक्नी, क्योंकि इनके पैटर्न डिफरेंट होते हैं। हार्मोनल एक्नी का पैटर्न डिफरेंट होगा, जो स्टमक अपसेट होने की वजह से होता है वो डिफरेंट होता है। आपको कोई एलर्जी हुई है तो उसका पैटर्न डिफरेंट होता है। सो आपने, जैसे कि मैंने भी पहले कहा है कि आपको कॉज का जानना ज़रूरी है। अगर हमें हार्मोनल का पता है एक्नी का, तो हम उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। अगर एलर्जी है तो हमने वो एलर्जन दूर करना है सबसे पहले, और फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। अगर आपको किसी भी डाइटरी इशू की वजह से, तो डेफिनेटली फिर आपने सबसे पहले अपने इंटरनल हेल्थ जो है उसे इम्प्रूव करना है। जब तक आपकी इंटरनल हेल्थ इम्प्रूव नहीं होगी, डेफिनेटली वो एक्नी आपकी ख़त्म नहीं होगी। जैसे बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, आपको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मैदे में जलन का, बर्निंग का इशू रहता है। जिन लोगों को भी ये इशू कॉन्टीन्यूसली रहता है, लाइक एक आधा दिन हो जाए समटाइम कुछ स्पाइसी या ऐसा खाने की वजह से, तो प्रॉब्लम नहीं होती, बट जिन्हें कॉन्टीन्यूसली ये मसला रहता है, डेफिनेटली उसका असर आपके फेस पर आता है। आपके डार्क सर्कल्स भी प्रोमिनेंट होते हैं, आपकी स्किन में ड्राइनेस बढ़ जाती है, या स्किन ऑयली बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उन सब की वजह से एक्नी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर कंवल, फंगल एक्नी किस वजह से होती है? देखिए, फंगल एक्नी, फंगस जहाँ पर भी नाम आ जाए ना, इससे आप चीज़ों को, आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि फंगस का मतलब है कंटेजियस, यानी कि लगने वाली। वो किसी ना किसी कंटेजियस चीज़, यानी कि लगी है आपको, कहीं से ट्रांसफ़र हुई है, इधर वो मेकअप प्रोडक्ट से हुई हो, आपने कोई पफ किसी का यूज़ कर लिया है, आपने स्विमिंग पूल शेयर किया है, आपने सेम जिम में लाइक आपका हाथ लगा, जिम एक आपको पता है इतने ज़्यादा हाइजीनिक नहीं होती चीज़ें, उसकी वजह से आपको लग सकता है। किसी जिसको प्रॉब्लम था पहले, उसका कोई दुपट्टा, कोई स्कार्फ, स्ट्रॉलर, रुमाल, टिश्यू, कोई ऐसी चीज़ आपने यूज़ कर ली है, तो ये सब चीज़ों की वजह से फंगल एक्नी हो सकती है। और फंगल एक्नी को ट्रीट करने के लिए समटाइम हमें मल्टी ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे आना पड़ता है। मींस हमें बैक्टीरियल और फंगल दोनों, क्योंकि बेसिकली जब भी एक्नी होती है वो बैक्टीरियल कॉज की वजह से होती है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। लेकिन जब फंगल एक्नी आ जाती है तो समटाइम क्या होता है कि एक ही फेस पर हमें दो चीज़ें देखने को साथ मिलती हैं, इवन फंगल भी है और बैक्टीरियल भी है। तब हमें मल्टी ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे आना पड़ता है, जिसमें हम एंटी बैक्टीरियल भी देते हैं और एंटी फंगल भी देते हैं। इन चीज़ों को आप घर में क्योर नहीं कर सकते, इसलिए मैं कोई भी घरेलू देसी टोटका नहीं बता सकती। अगर आपको सिवियरिटी से एक्नी है, सिवियरिटी से फंगल या बैक्टीरियल एक्नी दोनों में से कोई है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये हम फुली हील कर सकते हैं अपनी स्किन को इससे? स्कार्स भी तो रह जाते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप अर्ली स्टेज ऑफ एक्नी में, जब अभी आपको एक्नी स्टार्ट हुई है, आपने अर्ली स्टेज ऑफ एक्नी में ही अपनी एक्नी को ट्रीट करना शुरू कर दिया है, आपने सही कॉज को डिटेक्ट करवाया है और उससे ट्रीट कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसे हम कम्प्लीटली हील कर सकते हैं। बट मे बी इट विल टेक 6 months, 7 months और समटाइम 9 months। सो 6 से 9 months का विंडो पीरियड हम देते हैं अपने पेशेंट को कि इतना टाइम लग सकता है इन केस ऑफ सिवियरिटी ऑफ एक्नी। और अगर पेशेंट का कंप्लाइंस अच्छा है, कंप्लाइंस से मतलब ये कि पेशेंट अच्छे से फॉलोअप पे आ रहा है, पेशेंट प्रॉपर मेडिकेशंस ले रहा है, क्योंकि हमारा एक और भी तो प्रॉब्लम है ना, हमें एक्नी ठीक हुई उसके बाद कहते हैं कि जी डॉक्टर्स का तो काम ही यही है, वो तो लंबी चौड़ी मेडिकेशंस दे देते हैं, अब हमारी एक्नी ठीक हो गई है, हमें बंद कर देना चाहिए। तो प्लीज़ इस तरह की नेग्लिजेंस ना किया करें, बिकॉज उस वक्त तो आपको लग रहा होता है बज़ाहिर कि वो जो टॉपिकल क्रीम्स, जो लगाने वाले सिरम्स, जो खाने वाली मेडिकेशंस हमने दी हैं, उसका इमीडिएट इफेक्ट आ जाता है और आपको आपका लगता है कि आपका फेस क्लियर है। मगर जहाँ आपने मेडिकेशन स्टॉप की, आपका जो स्किन की लेयर्स में एक्नी छुपी होती है, जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं, वो दोबारा से आ जाते हैं। अब हमने जो एंटीबायोटिक उस वक्त दी थी, अगर दी थी, तो अब हमें उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके देना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप इसके लिए ज़रूर अपने डॉक्टर की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो करें। अगर वो आपको मंथ में एक बार बुला रहे हैं तो ज़रूर जाएं, 15 डेज़ में, इवन वीक में भी बुला रहे हैं तो आप ज़रूर फॉलो अप करें, और जब तक डॉक्टर ना कहें तब तक अपनी मेडिकेशंस को स्टॉप ना करें। एक्नी ही नहीं, जितनी भी स्किन की डिजीज़ेज़ हैं उन सब के लिए मैं ये कहूँगी, क्योंकि हमारी जितनी भी ट्रीटमेंट्स होती हैं उसमें मैंने अक्सर करके ये देखा है बिकॉज 1 वीक में और 10 डेज में फ़र्क पड़ जाता है, उसके बाद पेशेंट स्टॉप कर देता है। इवन फंगल इन्फेक्शन में भी ऐसे होता है। अच्छा। और वो फिर दोबारा से, वो कहते हैं ना कि अपनी पूरी ताकत के साथ वो फिर दोबारा निकलती है और फिर हमें पावरफुल मेडिकेशन ज़्यादा देनी पड़ जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कंवल, ये बताएं कि आपने जैसे बताया कि इसमें हमने जो घरेलू नुस्खे हैं वो बिल्कुल यूज़ नहीं करने, लेकिन अगर हम चाहते हैं हमारी स्किन प्यारी हो, थोड़ी ग्लोई हो और शाइनी हो, जो एक प्यारा सा वो ग्लास स्किन इफेक्ट है वो आए, एक तो बताएं कि क्या सिर्फ ये इल्यूजन है, ये ऐसा सच में होता है? क्योंकि ये जो 10 स्टेप
12 स्टेप स्किन केयर रूटीन है, आई फील लाइक इट्स अ स्कैम, क्योंकि वो 1 या 2 लेयर्स के बाद तो कुछ जा ही नहीं रहा स्किन के अंदर, ऊपर तो लेयर बन गई है। तो जो कोरियन स्किन केयर रूटीन आप देखती होंगी, काफी वायरल भी आजकल, तो बताइए जो ग्लास स्किन है इसको हम अचीव कर सकते हैं या सिर्फ ये इल्यूजन है? कोरियन या ग्लास स्किन, दोनों में से एक क्वेश्चन करें। पहले ग्लास स्किन बताते हैं, बाद में हम कोरियन पे आते हैं, क्योंकि वो तो एक पूरा ट्रेंड चल रहा है ना इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है, चलें उसका आंसर मैं आपको बाद में ही देती हूँ। लेकिन जो ग्लास स्किन है, ग्लास स्किन से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्या आता है कि एक साफ सुथरी चमकदार सी स्किन हो, राइट, हेल्दी हो, शाइनी हो, ग्लो करती हो। बिल्कुल हम इसको घर में भी रह के कर सकते हैं। अगर आपका कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वक्त से पहले आपकी स्किन को ख़राब करती हैं, जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट। आपका लाइफस्टाइल अगर ठीक नहीं है, यानी आपकी नींद पूरी नहीं है, आपको डिहाइड्रेशन है, आपका डाइट स्टाइल अच्छा नहीं है, अगर आपका स्किन केयर रूटीन अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी स्किन कभी भी ग्लास स्किन नहीं हो सकती। अगर आपने अपनी स्किन को ग्लास स्किन करना है तो 3-4 चीज़ों पे आपने बहुत अच्छे से अमल करना है। आपकी स्किन नीट है, साफ़ सुथरी है, ज़रूरी नहीं है गोरी चिट्टी हो। गोरा रंग मैं हमेशा से कहती हूँ इज़ नॉट अ साइन ऑफ ब्यूटी। आपकी हेल्दी स्किन, आपकी शाइनी स्किन, आपकी ग्लो करती हुई स्किन साइन ऑफ कि वो ग्लास स्किन है। उसमें आपने क्या करना है, सनस्क्रीन को कभी भी स्किप नहीं करना। मैं हमेशा से इस पर एम्फेसाइज करती हूँ, सनस्क्रीन आपने यूज़ करना है। इधर आप हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग हैं, आप घर में रहते हैं सारा दिन, आप सारा दिन सो के रात में बाहर निकलते हैं, तब भी आपने सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना है। रात में भी यूज़ करना बिल्कुल यूज़ करना है, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम ये बात बताई है कि ये जो स्टूडियो लाइट्स हैं, आपके कंप्यूटर की लाइट्स हैं, लैपटॉप, टीवी स्क्रीन्स, आपके मोबाइल की लाइंस, ये सब लाइट्स, ये सब के सब आपकी, और जितना एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, ये सब आपकी स्किन पर असरअंदाज होता है, और इन सब से हमें सनस्क्रीन बचाता है, ठीक है, चाहे डे टाइम हो या फिर रात वाला वक्त हो, ठीक है। नंबर 2, आपने डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। जितना एक लिमिटेड आपको पानी की ज़रूरत है, वेदर के हिसाब से भी, बॉडी के हिसाब से भी, उतना पानी ज़रूर पिएं। नंबर 3, अपनी नींद का पैटर्न ठीक करें, स्लीप अपनी कंप्लीट लें, बिकॉज नींद के कंप्लीट ना होने की वजह से आपको स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस अगर वैसे भी है, नींद का भी प्रॉब्लम, डेफिनेटली स्ट्रेस होगा तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो स्ट्रेस होगा। ये दोनों एक साथ चलते हैं, और स्ट्रेस की वजह से आपकी कोलेजन सिंथेसिस कम हो जाती है, आपकी स्किन पर फाइन लाइंस, रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाती हैं, आपकी स्किन कभी भी शाइनी, ग्लासी नहीं नजर आएगी अगर आपकी नींद और स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है तो अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें। ऑयली जंक फूड वंस इन अ ब्लू मून इज़ गुड, आप कभी कभी ले सकते हैं, बट डेली रूटीन में ना रखें इन चीज़ों को कि आपने ऑयली फूड खाना है, जंक खाना है। अगर आप वर्किंग है तो आपने खाना ही बाहर से है, तो इन कुछ पैटर्न्स को चेंज करके बिल्कुल हम घर में रह के अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपनी ग्लास स्किन पा सकते हैं। डेली रूटीन में सनस्क्रीन के साथ अगर आप बिगनर हैं, अर्ली एज है आपकी, तो आप रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओल्ड एज हैं और ऑलरेडी रेटिनॉल यूज़ करते चले आ रहे हैं तो रेटिनॉइड यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ रेटिनॉल, बट थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है। और पेप्टाइड्स का भी बता दें। पेप्टाइड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड्स, सिरामाइड्स और हाइलुरोनिक एसिड। बेसिकली आपकी स्किन को, रेटिनॉइन इज अ फॉर्म ऑफ रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए जो होता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म है वो। रेटिनॉइन, मैंने आपको यही बताया कि अगर आप रेटिनॉइड यूज कर रहे हैं, रेटिनॉइन यूज कर रहे हैं, अगर बिगनर्स हैं तो रेटिनॉल यूज करें। अगर आपकी एज ज़्यादा है, लाइक आप 25-30s के बीच में है, लेट 20s में है, अर्ली 30s में है, और उसके बाद वाला जो फेज़ है, इन सब में आप आराम से रेटिनॉइन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह एक ही फॉर्मूला रहे कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो सैंडविच मेथड यूज़ करेंगे, वीक में 1 मरतबा से स्टार्ट करेंगे, स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक पे जा सकते हैं। दिस इज सफिशिएंट, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप पेप्टाइड्स की, सेरामाइड की, हाइलुरोनिक एसिड की बात कर लें तो ये डीप हाइड्रेशन के लिए, बैरियर को रिपेयर करने के लिए और आपकी स्किन को सुपर मॉइस्चराइज करने के लिए तीनों बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप इसे अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी सुइटेबल हो, जो आपकी स्किन को सूट करे आप इस्तेमाल करें। थर्ड पर आप विटामिन सी डेली यूज कर सकते हैं, जो ना सिर्फ आपकी कोलेजन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, बल्कि आपकी स्किन में एक अच्छा सा ग्लासी लुक लेकर आता है। में भी कर सकते हैं और बिल्कुल डे टाइम में भी कर सकते हैं विद सनस्क्रीन। विटामिन सी को सनस्क्रीन से पहले लगाना है। सो डेली रूटीन में आप विटामिन सी दिन में यूज कीजिए
और रेटिनॉल और रेटिनॉइड जो है वो आप ऑल्टरनेट नाइट्स पे यूज़ कर सकते हैं रात में, उसको दिन में यूज़ नहीं करना। तो ये फॉर्मूला करके और जो लाइफस्टाइल पैटर्न मैंने बताया है इनमें चेंजेस करके बिल्कुल आपको ग्लास स्किन अचीव हो सकती है। अगर कोरियन की बात है तो कोरियन के लिए मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला है, वही मैं हमेशा बताती हूँ कि कोरियन ग्लास स्किन आपने घर बैठे लेनी है तो अपना मोबाइल उठाइए, उसमें फिल्टर लगाइए और आपको कोरियन ग्लास स्किन मिल जाएगी। यही फॉर्मूला है। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है, बिल्कुल आपने सही आंसर किया। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर कंवल, आपने ये तो बता दिया हमें कि अगर हमें कोरियन स्किन लेनी है तो वो फिर फ़ोन की मदद से हम अचीव कर सकते हैं घर बैठे। हम बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये जो हम अक्सर देखते हैं क्रीम्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और फिर कुछ मार्केट में ऐसी टैबलेट्स भी आ गई हैं जिनके ऊपर लिखा होता है वाइटनिंग, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि लोग इस्तेमाल भी बहुत करते हैं स्पेशली इन पाकिस्तान। अगर किसी भी चीज़ पे वाइटनिंग लिखा हो तो मुझे लगता है वो बेस्ट मार्केटिंग टेक्निक है, वो हाथों हाथ लोग खरीदते रहेंगे। तो इसके हवाले से बताएं थोड़ा कि क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ऐसी चीज़ें ख़रीदने से पहले। देखिए, वाइटनिंग का क्रेज़ जो है ना वो हमारा कभी ख़त्म नहीं होगा, ऑल्दो कि आजकल ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है, लोग हेल्दी स्किन की तरफ जाने लगे हैं। लोग कहते हैं कि हेल्दी स्किन होना ही मतलब जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं हेल्दी स्किन ही ब्यूटी की निशानी होती है। अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो आप ब्यूटीफुल दिखते हैं। अल्लाह की बनाई हुई हर तख्लीक बहुत खूबसूरत है, सिर्फ उसे थोड़ा सा उसकी केयर करने की और निखारने की ज़रूरत होती है। वाइटनिंग का ये जो एक हमारे दिमागों में क्रेज़ है ना, ये होना नहीं चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली है और लोग इसे प्रमोट भी करते हैं और लोग इसे कोशिश करते हैं अचीव करने के लिए। और उसके लिए अगर कोई गलत रास्ता भी इख्तियार करने हैं, गलत इन अ सेंस कि वो जो रैपिड फायर वाली चीज़ होती है कि जी 5 डेज़ में आपको गोरा रंग मिल जाएगा, 3 डेज़ में मिल जाएगा, 7 डेज़ में मिल जाएगा। आप ये देखें कि ऐसा क्या मैजिक हो रहा है कि आपके नेचुरल कलर को चेंज किया जा रहा है। कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसी चीज़ है जो आपको की स्किन को, क्योंकि जो वो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, तो उसमें कुछ ना कुछ शैतानी है। स्टेरॉइड का यूज़, मर्करी का यूज़ और ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए इंजीरियस होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, आपकी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते। डेफिनेटली वो उन क्रीम्स में, सीरम्स में शामिल होते हैं जो कि आपको रैपिड रिएक्शन देते हैं। ये वाइटनिंग कैप्सूल है, ये आप फला क्रीम में मिला के इस्तेमाल करें, इससे आपको 5 डेज़ में रिजल्ट्स आ जाएंगे, 5 डेज़ में आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि वो कुछ टाइम तक तो आपको वर्क करता है, लेकिन एक थोड़े टाइम यूज़ करने के बाद आपको खुद फील होना शुरू हो जाता है कि नहीं जी अब ये क्रीम वर्क नहीं कर रही। फिर आप दोबारा उस शॉपकीपर के पास जाते हैं, वो आपको एक नई फार्मूला दे देता है, एक नया क्रीम दे देता है, एक नई सीरम दे देता है और आप उसे लेके घर आ जाते हैं। तो सालों साल ये सिलसिला चलने के बाद बिल आखिर सारी क्रीम्स, फार्मूला सब आपके चेहरे पर टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, 1 साल में, 2 साल में इसका आखिर तो खात्मा होना है ना, क्योंकि आपकी स्किन का नेचुरल कलर वो नहीं था, उसे जिन क्रीम्स की मदद से वो नेचुरल कलर लेके आया गया, अब आपकी स्किन पतली हो गई पहले से। नंबर 1 सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, सेंसिटिव हो जाती है, आपकी स्किन पर पिंपल्स निकल आते हैं, आपकी स्किन जो है वो इंस्टेड वो क्रीम्स यूज़ करते हुए आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है, फाइन लाइन, रिंकल्स नजर यानी कि आपको वो क्रीमों वाला फेस ना दूर से देख के एहसास हो जाता है। लाइक मेरे जब रूम में पेशेंट एंटर होता है, आप ट्रस्ट करें कि पेशेंट एंटर होने के साथ ही मुझे पता चल जाता है कि इसके फेस को किस चीज़ ने ख़राब किया है। लाइक इट्स बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर वो क्रीम से ख़राब हुआ होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये वाइटनिंग क्रीम्स का कम। पेशेंट जितना मर्जी डिनाई करे, आपके डॉक्टर को पता होता है कि इसके पीछे क्या कॉज है। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए ऐसी चीज़ों से जो आपको इंस्टेंट तो ग्लो देती हैं लेकिन वो फिर कैंसर तक भी जा सकती हैं। ये क्रीम इतनी ज़्यादा डेंजरस होती हैं कि वो आपकी स्किन को कैंसर में मुब्तला कर सकती हैं। तो अवॉइड कीजिए ऐसी चीज़ों से जो रैपिड तो आपको अच्छे रिजल्ट्स हैं लेकिन बाद में फिर वो हमारे लिए भी ट्रीट करना प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा डॉक्टर कंवल, इंस्टेंट क्रीम्स की तो आपने बात की, मार्केट में इंस्टेंट फेशियल्स भी आए हुए हैं और वो लगाने के बाद जो लोग यूज़ करते हैं, मतलब मैं हैरान हूँ कि लोगों को वो रिएक्ट क्यों नहीं करता। मे बी उनकी स्किन इतनी अच्छी है कि उनको कोई फ़र्क महसूस नहीं होता है, वो कोई जलन कुछ भी नहीं होता और वो रेगुलरली वो यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें आई गेस ब्लीच भी इंक्लूड होती है, स्किन पॉलिश भी इंक्लूड होती है और वो आई गेस आपने 15 मिनट के लिए लगाना होता है और फिर जब आप मुंह धोते हैं वो एकदम से ग्लोई और शाइनी फेस आ जाता है। तो उसके हवाले से बताइए कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स, मतलब जो बाद में स्किन का बेड़ा गर्क होता है, उसके मतलब उसके हवाले से भी बताएं। देखिए ये भी सेम स्टोरी है, मैं इसे यही कहूंगी कि ये भी वाइटनिंग क्रीम वाली स्टोरी है। ठीक है, आपको इंस्टेंट ग्लो मिल जाता है, वो 15 मिनट्स का यूज के 15 मिनट में गोरी गोरी वाला सिलसिला हो जाता है, इंस्टेंट आपको रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन वो भी कब तक, कितने टाइम
हद तक आप उसको थोड़े से टाइम यूज करने के बाद खुद फील करते हो कि अब आपकी स्किन पे वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। प्लस आपकी स्किन का बैरियर भी डैमेज हो गया है। वो जो स्किन पॉलिशर था, ब्लीच था, उसने सबसे पहले क्या काम किया है कि वो जो आपकी स्किन का एक नॉर्मल हेल्दी बैरियर था उसे रप्चर कर दिया। अब आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगे, जो आपको फील होगा कि ये चीज़ मुझे सूट नहीं की या इस चीज़ ने मुझे साइड इफेक्ट दिया है। आप ये कह रही हैं कि उनकी स्किन अच्छी होती है, दे आर लकी कि वो उसे टॉलरेट कर जाते हैं। वरना वो आपकी स्किन की सुपरफिशियल लेयर को बर्न करता है पहले, और उसके बाद वो आपकी स्किन पर वो ग्लो लेकर आता है जो आपको बज़ाहिर लग रहा होता है कि बहुत खूबसूरती है, बट कुछ ही अरसे बाद जब वो वो जो फेस जिसकी सुपरफिशियल लेयर रिमूव हो चुकी है, जब वो सूरज के सामने एक्सपोज होता है, जब वो चूल्हे के सामने एक्सपोज होता है, लाइट्स में, धूप में, हीट में, अब उस पर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। छाइयाँ भी पड़ती हैं क्या? बिल्कुल पड़ती हैं। वही पिगमेंटेशन मैं कह रही हूँ कि जिसे मलाजमा कहते हैं, पिगमेंटेशन कहते हैं, झाइयाँ कहते हैं, आप उसे फ्रैकल्स कहते हैं। ये सब कुछ आपके खुद के अपने हाथों से किया हुआ होता है। पहले की खवातीन को हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हुआ करता था, लेकिन अब जो बच्चियों को होता है, लड़कियों को होता है, जिसे आम जबान में लोग कहते हैं कैल्शियम की कमी है या फिर आयरन की कमी है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ आयरन एंड कैल्शियम, इट्स बिकॉज ऑफ योर ब्लीच, योर पॉलिशर। आपने ये जो फेशियल इंस्टेंट यूज़ किए हैं, जो क्रीम्स आप यूज़ कर रहे हैं, ये उनकी वजह से डेवलप हो रहा है। और फिर जो ऐसी चीज़ों की वजह से चीज़ें बनती हैं, पिगमेंटेशन या एक्नी या कुछ भी व्हाटसोएवर, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। उनको ट्रीट करना भी उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि बैरियर आप रप्चर कर चुके हैं। प्रोसीजर हम कोई कर नहीं सकते, उनके ऊपर टॉपिकल क्रीम्स कम से कम असर करती हैं, इसलिए एक लंबा टाइम लगता है कि हम आपकी स्किन के बैरियर को वापस रिपेयर कर पाएँ। अच्छा डॉक्टर कंवल, जो छाइयाँ पड़ जाती हैं बाद में, क्या हम उनको फुली हील कर सकते हैं? देखिए, अगर एक दफ़ा आपको मेलास्मा या पिगमेंटेशन डेवलप हो गई है तो इसका रिकरेंस बहुत फ्रीक्वेंट होता है। समटाइम ये होता है कि उसका अगर हम कॉज रिमूव कर दें, जैसे कि वाइटनिंग क्रीम्स हैं, अगर हमने रिमूव कर दिया वो कॉज, तो हम, और अभी इनिशियल स्टेज में है, तो हम ट्रीट कर लेते हैं उसे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से होती है। अगर हार्मोनल इन्फ्लुएंस में हो रही है और हार्मोनल करेक्शन हो गई है, या किसी चीज़ की डेफिशिएंसी, जैसे आयरन डेफिशिएंसी में भी ऐसे होता है, तो भी अगर आप उनकी करेक्शन कर लेते हैं और फिर प्रॉपरली सही डॉक्टर के पास जाके आप उसे ट्रीट करवाते हैं, तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन वो स्किन जिसमें एक मरतबा छाइयाँ हो जाए, मेलास्मा हो जाए, पिगमेंटेशन हो जाए, उसमें दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो स्किन के हवाले से बात हो रही थी कि हेल्दी स्किन कैसे हम अचीव कर सकते हैं, एक्ने की टाइप्स क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, और कैसे हम उन चीज़ों से बचें जो कि वाइटनिंग, जिनके ऊपर वाइटनिंग का लेबल लगा होता है और हमें कहते हैं कि 2 दिन में आपका रंग गोरा हो जाएगा, 7 दिन में रंग गोरा हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इट कैन लीड टू स्किन कैंसर। और ये सारी बातें हमें बताई हैं जी डॉक्टर कंवल जवाद ने। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ऑलवेज वेलकम, थैंक यू। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और आज हम एक ऐसे एहसास पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब महसूस करते हैं लेकिन उसके बारे में खुलकर बात नहीं करते। उसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि दूसरे मुझसे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो हर वक्त खुश रहते हैं, मुझसे बेहतर फैशन सेंस रखते हैं, या फिर ये सोचकर अगर बार बार माइंड को पिंच करें तो बस समझ ले आप एक डर या ऐसे अनजाने खौफ का शिकार हो रहे हैं जिसे नफ्सियाती इस्तिलाह में, जैसे कि मैंने पहले बताया, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। कहा जाता है पाकिस्तान में कुल 10 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत मैसर है और इनमें से भी 8 करोड़ अफराद एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं, यानी आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोज़ाना स्क्रॉलिंग करता है और दिन के 6 घंटे एवरेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गुजारता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ये इस्तेमाल जहां उनकी ज़हनी सलाहियत को मुतासर करता है, वहीं इससे इन्फ्लुएंसर्स के लाइफस्टाइल से भी बेहद मुतासर करता है। वो यानी इन्फ्लुएंसर्स महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, इनका टेबल भरा हुआ है, तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता। महंगी गाड़ी, फ़ोन्स, परफ्यूम्स और ज़िंदगी की हर चीज़ जो किसी दूसरे को मुझसे बेहतर मैसर है, वो मेरे पास क्यों नहीं। जबकि देखा जाए तो ये सब सहूलतें किसी न किसी सूरत में ये ख्याल जहन में लाने वाले के पास भी होती हैं, लेकिन वो इस सब से मुतासर होकर मायूसी का शिकार होने लगता है।
और मज़ीद हासिल करने की जस्तजू में लग जाता है। इस बुरी आदत से और सोशल मीडिया की चकाचौंध मसनूई ज़िंदगी से ख़ुद को मुतासर होने से कैसे बचाया जाए, अगर आप मुतासर हो गए हैं तो फिर क्या किया जाए, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तहमीना। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जागो लाहौर में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। अच्छा डॉक्टर तहमीना, सबसे पहले जैसे कि मैंने भी इंट्रो में भी बात की है, एक टर्म बहुत ज़्यादा वायरल है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और जो हमारी जेन ज़ी है इसके साथ ये एसोसिएट की जाती है। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या ये सिर्फ इस जनरेशन का मसला है या ये सदियों से चलती आ रही है? देखिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है ये तो इसी जनरेशन का ज़्यादा मसला बना है। ठीक है। इसकी वजह जो कि सब लोग जानते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब सोशल मीडिया का अफेक्ट आता है, उसके जो इश्यूज़ हैं वो उनका इम्पेक्ट आता है, तो उसके नतीजे में ये फ़ियर डेवलप होता है। फ़ियर को अगर हम अदरवाइज़ देखें तो वो तो सारी जब से दुनिया बनी है इंसान के अंदर मौजूद है, और फ़ियर एक हेल्दी लेवल का बहुत अच्छा होता है जो कि हमें बहुत से इश्यूज से बचाता है। तो हेल्दी लेवल का फियर क्या होता है? हेल्दी लेवल का फियर यही होता है कि आपको किसी भी खतरनाक चीज़ के हवाले से ये सोच कि इससे मुझे कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, वो फियर आया और आप उससे बचे। जैसे कि वो बिजली का कोई तार है या कुछ भी, तो ये एक हेल्दी फियर होता है। जब हम फोमो की बात करते हैं या एंग्जाइटी की बात करते हैं तो उसमें फ़ियर जो है वो आ जाता है किसी अननोन चीज़ का या फ्यूचर का, या जैसे मिसिंग आउट का फियर। यानी ये फियर्स जो है ये आपके लिए सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इनका फियर आपके ऊपर हावी आ जाता है तो फिर हम कहते हैं दैट इज़ एंग्जाइटी या दैट इज़ अ फियर ऑफ। बिल्कुल सही कहा। जो डॉक्टर तहमीना, आपने मुझे कहा है कि ये जो फियर आ जाता है, ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान डरता है। जैसे सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड चल रहा है और उस पर रील ना बनाई जाए तो वो एकदम से ये फोमो होना शुरू हो जाता है। इन शॉर्ट फोमो हो रहा है। और अगर हम दोस्तों का ग्रुप बैठा हुआ है तो वो कहेंगे यार मैंने तो अभी तक iPhone 17 नहीं लिया, मुझे फोमो हो रहा है। ये सारी चीज़ें। फिर कोई कपड़े हैं, कोई ट्रेंड है, वो वायरल हो गया और आपके पास वो चीज़ अभी तक नहीं आई। जैसे अब कश्मीरी चूड़ियाँ थी, उनका ट्रेंड था अभी ईद पे, तो जिन लोगों ने नहीं लिया फिर उन्होंने जो इंस्टा पे पोस्ट लगाई कि भाई हमें तो फोमो हो रहा है कि हमने ये चीज़ें नहीं ली। तो ये बताएं कि इतना हैवीली इन्फ्लुएंस क्यों करती हैं हमें? देखिए, सोशल मीडिया से जितना इन्फ्लक्स हो रहा है इस तरह की चीज़ों का, वो फिर इंसान को क्वेश्चन करने की तरफ ले जाती हैं। बच्चे ख़ास तौर पे इस वजह से इस तरफ उनका रुझान होता है कि वो देख रहे होते हैं कि बहुत सारा कुछ हो रहा है और वो नहीं कर पा रहे। तो हमने उनके जहन की ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन उनको वो चीज़ें हाथ में थमा दी हैं जिनसे कि वो इस तरह के फियर्स में इंडल्ज हो जाते हैं। बेसिकली इसमें अगर हम एक कंसेप्ट को समझ लें कि फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो कि हम अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी में जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं थ्रू मोबाइल और अदरवाइज़, हम उससे फील करते हैं। अगर हमारी प्रेशर बेस्ड लिविंग के बजाय वैल्यू बेस्ड लिविंग हो जाए, जिसकी ट्रेनिंग हम अपनी कर सकते हैं, तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। अब ये प्रेशर्स कंपैरिजन में भी आ सकते हैं, ये प्रेशर्स जो हैं दूसरों को देखकर अपने आप को लो फील कराने में भी आ सकते हैं। इससे आपका माइंडसेट डेवलप होता है, यानी आपके जहन में ये सोच कि मैं दूसरों से बेहतर या दूसरों जैसी नहीं हूँ, मैं उनसे कम हूँ। और इसके लिए आपको, जब आप घर में होते हो, जैसे पहले ज़माने में होता था कि मोस्टली लोग घर में हैं या अपनी इमीडिएट फैमिली से मिल रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो उस वक्त पे तो 10 लोगों से मुलाकात होगी और 10 लोगों के कंपैरिजन में कोई फीलिंग आ गई, लेकिन अदरवाइज़ दूसरी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती थी अपने अचीवमेंट्स की एंड अदरवाइज़। अब ये है कि मोबाइल जो है वो हमें हर सेकंड में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहा होता है जिनसे कि ये फीलिंग जो है ये स्ट्रेंथन होती है, फियर जो है स्ट्रेंथन होता है, और हमें पता नहीं है कि हम इसको कैसे हैंडल करें। तो फिर हमारे ऊपर ये हावी आना शुरू हो जाता है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह है, तो ये वही चीज़ है कि आपको, और फिर मिल भी क्या रहा है, रील्स और शॉर्ट्स में मोस्टली क्या दिखा रहे हैं, वो यही दिखाते हैं ना कि अचीवमेंट, स्ट्रगल नहीं दिखाते हैं। जब स्ट्रगल नहीं दिखाई तो आपने फील किया कि भाई वो तो अचीव कर रहा है, वो भी अचीव कर रहा है, वो भी अचीव कर रहा है, लेकिन आपने ये नहीं जाना कि ये अचीवमेंट हो सकता है 4 साल की स्ट्रगल के बाद हुई हो।
आपने वो स्ट्रगल को नहीं दिखाया, अचीवमेंट को दिखाया, दैट इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम जो कि फोमो की तरफ और भी वैसे भी लेकर डॉक्टर जाती है। तहमीना, हम सोशल मीडिया पे सिर्फ बेस्ट चीज़ें दिखाते हैं। यस, मतलब अपनी लाइफ का हार्डली 10% या 15% दिखाते हैं, बिल्कुल और सही। उससे जो हम लोग हैं, जैसे अगर मैं कंपेयर करूं, मैं अपना 100% उस 15% से कंपेयर कर रही होती हूँ। तो ये सोच आपको क्या लगता है हम कैसे बदल सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो यही बात जो आपने इतनी खूबसूरत की है कि हम 10% दिखा रहे हैं, द अदर पर्सन जो कि यूज़र है उसको ये रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है दिस इज़ द 10%, और वो 10% भी बेस्ट वाला। एग्जैक्टली, ठीक है ना, बिल्कुल। यानी कि उसमें ये नहीं है कि मैं आराम से बैठी हूँ, मैंने घर वाले कपड़े पहने हुए और मैं पिक्चर्स बनाऊंगी। अब तो वो जो इफेक्ट्स आ गए हैं, जो दूसरी चीज़ें, इतना कुछ आ गया है जिससे आप अपने आप को और ज़्यादा खूबसूरत बनाना, बेहतरीन शो कराना, उसकी तरफ चले जाते हैं। सो जो बेहतरीन नज़र आ रहा है एक्चुअली उसके पीछे कुछ और है। इसका बारे में बच्चों को ख़ास तौर पे क्लैरिटी होनी चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन। के सपोज़, और ये अब कई दफ़ा क्लिप्स में दिखाते भी हैं कि जी जब वो उठे हैं तो उन्होंने ऊपर तो टाई वगैरह पहनी हुई है, अदरवाइज ही दैट पर्सन इज़ नॉर्मली ड्रेस्ड। तो ये चीज़ भी हमें बताती है कि असल में कुछ और है, दिखा वो रहे हैं जो कि वो दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है, मुझे उसके पीछे वाला नज़र नहीं आ रहा। सो आई हैव टू बी क्लियर कि अगर वो 10% है तो मैं भी 10% थॉट तो दे सकती हूँ, लेकिन 100% नहीं देनी। इसकी ट्रेनिंग हम कर सकते हैं। फिर दूसरी ट्रेनिंग, एक बड़ा खूबसूरत टर्म है, फोमो के अगेंस्ट जोमो की एक टर्म आती है, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल, ब्यूटीफुल। हाँ, तो इस बारे में बताएं थोड़ा। हाँ, इसमें क्या होता है कि देखिए फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी मैं कुछ खो ना दूं, या मुझे ऐसा ना फील हो कि कुछ और हो गया और मुझे पता ही नहीं चला, या बेहतरीन लोग कर रहे हैं और मैं पीछे रह गई हूँ। इसके बजाय जो मैं कर रही हूँ उसमें जॉय, मिसिंग आउट समथिंग एंड डूइंग समथिंग एल्स। तो इसका जॉय जो है वो फील करना, इसकी ट्रेनिंग अपनी कर सकते हैं कि अगर इस वक्त पे मैं क्लिनिक में नहीं बैठी और मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं इसको एंजॉय करूँ, द प्रेजेंट मोमेंट, माइंडफुलनेस। बिल्कुल। तो ये जो जॉय है ये हम इग्नोर कर देते हैं बिकॉज हम प्रेशर में आए होते हैं। तो इसको उसने कैसे भी कर प्रैक्टिस लिया। करें? फिर ये तो बड़ा हेल्पफुल होगा हमारे लिए अगर हम इसको बिल्कुल, प्रैक्टिस करें, बिल्कुल। इसको अडैप्ट कर लें, तो कैसे करें हम? देखिए डेली बेसिस पर अगर आप एक दफ़ा इस थॉट को इनिशिएट कर दें, देखिए हमारा जहन जो है ना वो सजेस्टिव है, सजेशंस पर चलता है। डेली एक दफ़ा अगर आप इस थॉट को इनिशिएट करते हैं, ओके फियर तो मुझे होता है मिस करने का चीज़ों को, लेकिन आई कैन एन्जॉय द प्रेजेंट आल्सो, सो आई विल इनिशिएट इट नाउ डेली, एंड आफ्टर सम टाइम मेरी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, जहन की हैबिट डेवलप हो जाएगी। सो कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करना और रोज़ उसके ऊपर प्रॉपर इनिशिएट करने का फोकस करना, दिस इज़ समथिंग अगर आप करना शुरू हो जाए तो हफ्ते में या 10 दिन में आपका जहन ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। रादर देन थिंकिंग अबाउट दैट, जहन आपका प्रेजेंट पे फोकस करना शुरू कर देगा, प्रेजेंट की खूबसूरती को महसूस करना शुरू। बिल्कुल ऐसी है। तो डॉक्टर तहमीना, डोंट यू थिंक कि ये जो चीज़ें हैं ये हमें बचपन से सिखानी चाहिए? क्योंकि जो हमारा चाइल्डहुड है वो आगे हमारे फ्यूचर या हम हमारे करियर में आगे जो हमारी स्टडी है, फर्दर स्टडी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो हमारे ब्राउन पेरेंट्स हैं वो बच्चों को, बचपन होता है उनका, तब से कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, कभी उनके कजन्स के साथ, कभी आपस में बहन भाइयों का। तो वो जो कंपैरिजन है वो बाद में फोमो की तरफ लीड करता है। आपको नहीं लगता ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही है। पेरेंटिंग हर प्रॉब्लम को इनिशिएट कर सकती है। इस वजह से हमें ये बात जहन में रखनी है कि बच्चे का जहन तो रॉ है, उसको जैसे हम बनाएंगे वो बनेगा। अगर हम बच्चे को, छोटा सा है, नर्सरी के बच्चे को भी कहते हैं नहीं ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये उसने अच्छा किया, तुम्हारा भाई तुम्हारी बहन जो है वो देखो कितने आराम से बैठी है, तुम खेल रहे हो, तुम भाग दौड़ कर रहे हो। हम जब कंपैरिजन बचपन से बच्चे का करना शुरू कर देते हैं तो बच्चे का जहन कंपैरिजन को ही एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। तो जब उसके लिए वही नॉर्मल है तो फिर वो आगे जाकर जब मोबाइल हाथ में आएगा, जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसमें भी वो कंपैरिजन ही करेगा। तो ट्रेनिंग छोटी उम्र, बल्कि मैं कहती हूँ कि आपके 2-3 साल का बच्चा भी है तो उसकी भी ट्रेनिंग
बल्कि हम तो कहते हैं कि माँ अपनी ट्रेनिंग प्रेगनेंसी में भी करना शुरू कर दे, इस हवाले से कि वो अपने जहन को ट्रेन कर रही है तो बच्चा सीखना शुरू हो जाता है, और बाद में पूरी फैमिली, यानी इसमें सिर्फ माँ का रोल नहीं होता, इसमें बाप का और बाकी फैमिली का भी रोल होता है। कई दफ़ा वालिदैन आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, उनका कंपैरिजन जो है वो बच्चे देख रहे हैं, अच्छा वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो ये नहीं है, तुम्हारे पास ये, तुम ये काम कर लेती हो, मैं ये काम नहीं कर सकता, यानी इस तरह के कंपैरिजन्स हो रहे होते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कंपैरिजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम चीज़ है जिसको कि हमने एड्रेस करना है ताकि हम अपने फियर से बाहर निकलें। और इसके अलावा जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आ जाती है, अपने सेल्फ पर, अपनी ज़ात पर तवज्जो दें, उसको वैल्यू दें। हम कहते हैं कि वैल्यू बेस्ड आपकी लिविंग होनी चाहिए। अपनी वैल्यूज़ को तो जानें। अगर आपको पता है कि मेरी वैल्यू ये है कि आई वांट टू बी रिलैक्स्ड एंड पॉजिटिव एंड डू समथिंग गुड फॉर अदर्स एंड माई सेल्फ, तो ये वैल्यू है, उसमें कंपैरिजन किसी जगह पे नहीं है। कंपैरिजन वाली कोई वीडियो मैंने देखी और मैंने अपनी वैल्यू को फोकस किया तो फिर मेरा जहन उस प्रेशर की तरफ नहीं जाएगा। सो प्रेशर से निकल के अपनी वैल्यूज़, अपने पॉजिटिविटी, अपनी रिलैक्सेशन पे जब हम फोकस करते हैं तो हम सारे फियर से आज़ाद होते हैं, और उसी में ये फोमो का फियर भी बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, हमें कोई ना इजी 3 टिप्स दे दें कि हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, और ये जो हमारे अंदर, हम सबको पता है कि सोशल मीडिया इज़ नॉट रियल, लेकिन फिर भी हम उससे कंपेयर करते हैं, हम मवाजना करते हैं, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, इससे कैसे निपट सकते हैं? कोई इजी टिप्स दे दें हमें। देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि सोशल मीडिया को आपने देखना है, ज़रूर देखें। टाइम सेट होना चाहिए कि इस टाइम पे मैं सोशल मीडिया देख रही हूँ, इस टाइम पे मैं अपनी रिलैक्सेशन पे फोकस कर रही हूँ, इस टाइम पे मैं कोई प्रोडक्टिव काम कर रही हूँ। हर चीज़ का अलग अलग टाइम होना चाहिए। दूसरी ये कि सोशल मीडिया एंड अदरवाइज दूसरे भी एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें तो ये सब हमारे अंदर एंग्जाइटी डेवलप कर रहे हैं, स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं। तो जितना एंग्जाइटी और स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उतना रिलैक्सेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, जितनी प्यास लगी उतना ज़्यादा आपको पानी या मिनरल्स वगैरह लेने होंगे ताकि आपकी डिहाइड्रेशन ना हो। बिल्कुल इसी तरह से आपको रिलैक्सेशन ज़्यादा देने की ज़रूरत है। उसके लिए माइंडफुलनेस की एक खूबसूरत सी टेक्निक होती है कि जस्ट आप 5 से 10 मिनट के लिए रोज़ आराम से बैठ जाएं, टेक लगाएं, आंखें बंद करें और अपनी बॉडी को रिलैक्स करके जस्ट फील योर ब्रेथ, अपने ब्रेथ को बिल्कुल इसको महसूस करते जाएं, आपको अच्छा फील होगा। दूसरी टेक्निक उसके लिए होती है कि अपनी थॉट्स को, अपनी सारी सेंसेस को ग्राउंड करें, यानी कि आप अपने देख रहे हैं जो उसको गौर से देखें। हम मोस्टली देख रहे होते हैं, हम उस पर गौर नहीं करते। बिल्कुल डॉक्टर तहमीना, सही कहा आपने। हम फोमो के हवाले से बात कर रहे थे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो आजकल की जो जेनजी है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसके अगेंस्ट एक टर्म मुझे डॉक्टर तहमीना ने बताई, आप लोगों को भी बताइए, जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। तो इसको प्रैक्टिस करें, मैं भी करूँगी, आप सब भी करें। डॉक्टर तहमीना हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अहमद हमाद। देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन सी किताब लेके आए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। आज की किताब बहुत दिलचस्प है और बेहद दिलचस्प है, और वो है फ़लसफ़े के बुनियादी मसाइल। फ़लसफ़े के बुनियादी मसाइल ये नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने शाया किया है, और इसको लिखा है काजी कैसरुल इस्लाम साहब ने। काजी साहब का तारुफ ये है कि इन्होंने फ़लसफ़े पे बेहतरीन लिटरेचर लिखा है। लिटरेचर से मुराद ये कि फ़लसफ़े को उर्दू में जिस तरीके से इन्होंने मुतारफ़ करवाया है, कोई शख्स इतना ज़्यादा काम शायद ही आपको नज़र आए उर्दू में। उर्दू में जब हम बात करते हैं फ़लसफ़ा लिखने की, तो उसमें उस बात में डॉक्टर नईम अहमद साहब का नाम शामिल करना, काजी जावेद साहब का नाम शामिल करना, डॉक्टर वहीद इशरत साहब का नाम शामिल करना, ये लाजमी है। ये चंद एक बुज़ुर्ग हैं, फिर ज़फ़र सिपल साहब हैं, ये चंद एक लोग हैं जिन्होंने उर्दू में बहुत अच्छा लिखा। डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम साहब हैं। तो जैसे जैसे याददाश्त में ये आते हैं चंद एक बड़े नाम। तो उर्दू में फ़लसफ़े का लिखने का, जो फ़लसफ़ा लिखने का फ़ायदा ये था कि उर्दू दान तबका जो है वो भी जान सके कि फ़लसफ़े में क्या काम हुआ। अच्छा, फ़लसफ़ा पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हम मुतअद्दिद मरतबा इसका ज़िक्र कर चुके हैं। क्विकली हम ये कह सकते हैं कि आपको, आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना और आपको बड़े कैनवस पे सोचने की आदत डालना, ये फ़लसफ़ा पढ़ने के बाद ही आप इस आदत का आप समझ लें कि ये आपकी फ़ितरत सानिया बन जाएगी। और दूसरा ये कि आपको बड़े सवालात उठाने का अंदाज़ मालूम हो जाएगा कि बड़ा सवाल क्या होता है, द बिग क्वेश्चंस ऑफ द यूनिवर्स।
तो ये जो मेरे हाथ में किताब है ये फ़लसफ़े के बुनियादी मसाइल पे लिखी गई है। मसले के बारे में ये कहा जाता है, बड़ी दिलचस्प बात, कि अगर ये पेन ज़मीन पे गिरे तो एक आम आदमी देखेगा और उसके लिए रूटीन की चीज़ है कि रोज़ चीज़ें जो भी हवा में मुअल्लक़ महसूस होती हैं वक्ती तौर पे वो सब ज़मीन पे गिर जाती हैं। तो इसमें कोई भी चीज़ अनयूजुअल नहीं है। लेकिन हो सकता है कि उस सारे हजूम में जो गिरती हुई चीज़ को देख रहा है एक शख्स ऐसा हो जिसके दिमाग को ये वाला फिनोमिनन पिंच करता रहे कि ये चीज़ नीचे गिरने की बजाय ऊपर क्यों नहीं गई। तो जब उसके दिमाग को ये पिंच करता रहेगा, ये चुभन उसके दिमाग में पैदा होगी और ये चुभन शदीद से शदीद तर होती चली जाएगी, तो हम उसको कहेंगे कि अब ये प्रॉब्लम का शिकार हो गया है, अब ये इसके लिए मसला बन गया है। तो फ़लसफ़े के मसाइल भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। आम शख्स के लिए तो शायद वो मसला ही नहीं है, लेकिन जो फ़लसफ़ियाना नहज पे सोचता है या जिसमें फ़ितरत ने मादा रखा हुआ है, फ़लसफ़ियाना रस्ते को इख्तियार करने का मादा, वो इन सवालात में मगन हो जाता है। उसके लिए ये रोज़मर्रा के जो आम मसाइल हैं ये प्रॉब्लम बन जाते हैं। उसके लिए ये वाला मसला प्रॉब्लम बन जाता है कि हुस्न क्या है, और ये मसला प्रॉब्लम बन जाता है कि नेकी क्या है। नेक काम को नेकी से अलग करना और नेकी को डिफ़ाइन करना, ये उसके लिए बड़े प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। तो काजी साहब ने इस किताब में यही कोशिश की कि मसाइल के तनाजुर में फ़लसफ़े को बयान किया जाए। ये क्यों अहम है? इसलिए कि इससे पहले कि हम फ़लसफ़ियों को पढ़ें, कांट को, हेगल को, बर्गसा वगैरह को, इन बड़े लोगों को पढ़ें, बजाय इसके कि डायरेक्टली हम मगरबी या मशरक़ी फ़लसफ़े की तारीख़ का मुताला करें, क्यों ना हम पहले ये देख लें कि ये सारे जो बुज़ुर्ग थे या ये सारे बड़े लोग जो थे, ये सब इनके स्फीयर्स, इनके एरियाज़ कौन कौन से थे। तो जो कॉमन एरियाज़ सब बड़े लोगों के हैं, सोचने वालों के, उन एरियाज़ पर एक किताब लिख दी जाए। तो काजी साहब ने ये जो किताब है उन्हीं एरियाज़ पर लिखी है। मिसाल के तौर पे वजूद बारी ताला, इस पे हज़ार लोगों ने सोचते रहेंगे जब तक ये कायनात बनी है। अल्लाह ताला की इस हिकमत भरी कायनात और अल्लाह ताला का लफ्ज़ कुन के नतीजे में ये फ़याकून, ये सारा कुछ, तो ये हर सोचने समझने वाले को इन्विटेशन है सोचने के लिए, मज़ीद सोचने के लिए। इसी तरह एक फूल कब खूबसूरत लगता है, किसको खूबसूरत लगता है, कितना खूबसूरत लगता है, इन सवालों के जवाब तो चाहिए ना। अच्छाई कब अच्छाई होती है, क्या अच्छाई कोई इजाफी चीज़ है, कोई रिलेटिव चीज़ है, ये एब्सोल्यूट चीज़ है, यानी मुतलकन आप किसी बात पे हुक्म सादर कर सकते, लगा सकते हैं कि ये अच्छी है, ये नेकी है, ये अच्छाई है, गुड है। इसी तरह सच क्या है, सदाकत क्या है। आपका सच मेरे सच से मुख्तलिफ हो सकता है, साइंस का सच मज़हब के सच से मुख्तलिफ होता है, मैथमेटिक्स का सच जमालियात के सच से मुख्तलिफ होता है। तो फिर सच क्या है? तो सच की तलाश जो है यही फ़लसफ़े का मौजू भी है, हर मामले में सच की तलाश। तो फ़िलोसोफियन दरअसल फ़िलो का मतलब होता है लव और सोफियन का मतलब होता है विजडम या ट्रूथ। तो ये काजी साहब ने इसको बड़ा शानदार तरीके से लिखा है। इसको 5 मेजर हिस्सों में तकसीम किया है। इस किताब को 5 बुनियादी अबवाब, या अबवाब नहीं बल्कि कहना चाहिए पार्ट्स, और हर पार्ट में कई अबवाब हैं। तो मैं अगर ये सजेस्ट करूँ आपको कि इसके पहले 2 अबवाब लाजमी पढ़ें, क्योंकि इन्होंने उसमें ये बताया है कि फ़लसफ़ा हमें क्यों पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े मुदल्लल अंदाज़ में, ज़ाहिर है फ़लसफ़ी हैं ख़ुद काजी साहब, तो इनका जो वॉल्यूम 2 है वो भी बड़ा शानदार है, वो इकबाल अकेडमी वालों ने शाया किया। तो बहरहाल दूसरा जो बाब है उसमें फ़लसफ़े का दीगर उलूम के साथ एक जो ताल्लुक़ है वो कायम करते हैं, और वो बहुत ही शानदार है। मतलब फ़लसफ़े का आर्ट के साथ ताल्लुक़, कि शायरी खूबसूरत कब होती है, मुसव्वरी खूबसूरत कब होती है, मुसव्वरी कब बनती है, महज वो जो खतूत, लाइनें, रंग बखेर देने से क्या वो मुसव्वरी बन जाती है। तो इस तरह के बड़े सवालात जो है ना, उनके जवाबात इसमें हैं। फिर इसमें वजूद बारी ताला के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, और हमारे जो मुसलमानों के यहाँ जो ख़ास दिलचस्पी से जिन मौज़ूआत को देखा जाता है वो तसव्वुफ़ है। तसव्वुफ़ के बारे में बड़ी तफसीलन इसमें बहस मौजूद है। फिर हज़रत अल्लामा इकबाल के माबद व तबियाती जो अफ़कार हैं उसके बारे में बड़ी तफसील से इन्होंने लिखा है, और जितने भी मगरबी और मशरक़ी हुक्मा है उनको ख़ास मौजू की रोशनी में समझने की कोशिश की है। मसलन कांट बतौर कांट, आपको ऐसा नहीं होता कि कांट का चैप्टर शुरू होता है, फिर कांट का चैप्टर अपने अरूज पे पहुंचता है, फिर ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हेनरी थॉमस और डायना ली थॉमस,
उनकी एक किताब है, बड़ी शानदार किताब है, हमने डिस्कस किया था उसको, काजी जावेद साहब ने ट्रांसलेट किया, 20 अजीम फ़लसफ़ी। तो वो फ़लसफ़ियों के अलग अलग चैप्टर्स हैं, जबकि यहाँ पे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फ़लसफ़ी जो करते हैं, जिन जिन मैदानों में वो काम करते हैं, वो मैदान मुश्तरक निकाल के उन मैदानों पर ये किताब लिखी गई है। तो बड़ी ही शानदार किताब है। ये जो मेरे पास किताब है ये ज़रा पुरानी है, इसको टाइप राइटर पे टाइप किया गया है। अब गालिबन नेशनल बुक फाउंडेशन ने इसका जो कंप्यूटर कंपोजिंग है वो भी शाया कर दी होगी, मेरे इल्म में नहीं है, अगर आपके इल्म में है तो मुझे भी बताइएगा, क्योंकि ये पढ़ना हमारी अब आजकल ट्रेनिंग नहीं है हमारी आँख की कि हम वो वाला जो टाइप राइटिंग वाला जो टाइप फेस है उसको हम इस तरह फ़ौरन समझ सकें। लेकिन बड़ा लुत्फ़ आता है जी। अब ऐसा लगता है कि आप फ़लसफ़े की पुरानी बहसों के साथ साथ पुराने फ़ॉन्ट जो है ना उसकी उंगली थाम के जब आप उन गलियों से गुज़रते हैं तो बड़ी तालमेल दुरुस्त हो जाती है इसकी। तो ये आज की किताब थी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी ये किताब। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और माजी में कोई भी फॉर्मूला या रूल आता था तो वो 15 से 20 साल तक आसानी से कॉरपोरेट या प्राइवेट दफातर में राइज रहता था। मगर ये वो दौर है जिसमें ट्रेंड्स हर रोज़ बदलते हैं, हर रोज़ नई मार्केट डिमांड्स आ जाती हैं और डिजिटल दौर के तकाजे भी डिजिटल तर्ज के हो गए हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा नया होता है कि सबको इसके मुताबिक मैनेज करने का चैलेंज दरपेश होता है। और फिर यही नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एम्प्लॉयज़ के लिए जगह भी कम पड़ती जा रही है और रेवेन्यू टारगेट्स हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में काम करने वालों के जहन में तरक्की या अप्रेजल की जगह सिर्फ नौकरी बचाने की फिक्र ही रह गई है। आज के सेगमेंट में हम कॉर्पोरेट ट्रेंड्स अहमद फवाद से जानेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले करें तो क्या करें। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अहमद, सबसे पहले तो बताएं कि जो हालात चल रहे हैं, जंग भी चल रही है और एक बहरान भी चल रहा है, तो हमारा जो जॉब सेक्टर है, जॉब मार्केट है, वो इससे कैसे इफेक्ट हो रही है? जैसे हर जंग में होता है आई मीन देखें, जो बहुत इमीडिएट इम्पैक्ट आ रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में वो है नंबर वन ये है कि आपके जो वर्किंग आवर्स हैं, अभी भी देखें गवर्नमेंट ने भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, वर्क फ्रॉम होम भी, और कम से कम जो है ना कम्यूट किया जाए। तो अल्टीमेटली जब इस तरह का कोई फैसला लिया जाता है जो कि देर तक रहे तो नेचुरली जॉबलेसनेस बढ़ना शुरू हो जाती है। जब जॉबलेसनेस बढ़ेगी तो जॉबलेसनेस इनफैक्ट उस बेरोज़गारी से, ये जॉबलेसनेस से ज़्यादा ख़तरनाक है जो नए लोग आते हैं। लेट्स से अगर इंडस्ट्री में नए लोग आ रहे हैं जिन्होंने ग्रेजुएट अभी हुए हैं और सर्च कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, उनकी जॉबलेसनेस तो पूरी दुनिया में हमेशा से ही एक बन चुकी है। वो डिग्री लेके जाते हैं, उनको कहते हैं एक्सपीरियंस, वो कहते हैं हम पढ़ रहे थे। एग्जैक्टली और वो अटेम्प्ट करते रहते हैं, उनकी हाई एनर्जी होती है, डिसअपॉइंट होता है, बट दे कीप गोइंग। लेकिन ये जो जंग या इस किस्म के हालात में होता है वो होता है रिसोर्सफुल जो है ना आपका रिसोर्स, स्किल्ड रिसोर्स कहना चाहिए, वो उसको ले ऑफ कर रहे हैं। जब वो जा रहा है इंडस्ट्री में तो वो एक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी फैला रहा है कि इन्होंने मुझे फायर कर दिया फॉर नो गुड रीज़न। और ये भी मार्केट में जा रहा है कि अब हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं क्योंकि स्किल्ड लोग अब फायर हो रहे हैं। तो इट इज़ नो मोर फायरिंग, इट इज़ मोर ऑफ अ ले ऑफ काइंड ऑफ थिंग, जो कि अब जिसको हम कहते हैं इट हैज़ बिकम अ न्यू नॉर्मल। तो इस किस्म के सर्कमस्टांसेस में जैसे आपने सवाल किया तो जॉबलेसनेस एक स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की वो बढ़ती चली जा रही है, विच इज़ आई मस्ट से इट इज़ हॉरिबल फॉर अदर्स। यूथ को पता जब चलता है, यूथ तो वैसे डिमोटिवेट जल्दी हो जाती है, उनकी रिजाइन भी जल्दी कर देती है। पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चल रहा है कि जेनजी अगर 3 साल तक काम कर लें तो फिर उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा वो एक कंपनी में काम ही नहीं कर सकते। हाँ, यू आर राइट, यू आर सो राइट। लेकिन मेरा ख्याल है देखें जेनजी की, मैं तो पर्सनली आई एम नॉट जेनजी बट आई रिस्पेक्ट देम। वो क्या कहते हैं, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो हाई एनर्जी, जब हम लोग थे इस एज में हम भी हाई एनर्जी थे, हमारा भी दिल चाहता था कि जो बड़े सीनियर्स हैं उनको कहें कि आपको कुछ नहीं आता, और वो हमें कहते थे कि जितना तुम्हारा उम्र है उतनी हमारी तजुर्बा है। सो इट हैज़ बीन अ क्लीशे ओवर द ईयर्स। लेकिन अगर आप जेन जी, जिनको मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ हमारी जो मिलेनियल्स की जनरेशन है और उसके बाद वाली, इन्होंने उनको ट्रेन किया है ऑन मोबाइल्स एंड
चैट जीपीटी एंड एआई हमने ट्रेन किया ना, हमने वो चीज़ें उनको पेश की। अब हम उनको कह रहे हैं कि ये चीज़ें तो हमने डिज़ाइन कर दी थी, आप इस पर काम करना भी सीखें, लेकिन आप एडवांस नहीं होंगे और आप तरीक़ेकार हमारे वाले अपनाएंगे, दैट इज़ रॉन्ग। तो यू हैव टू, हमारी जनरेशन को भी सीखना चाहिए कि आपको नए लोगों के साथ साथ मोल्ड होना ज़रूरी है। बिल्कुल वैसे ही अगर पुराने अपने ज़माने में देखें तो आपको कोई अंकल, कोई बाबा जी, कोई सीनियर याद होंगे जो कहते थे बेटे वेल डन, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, आपसे हम सीख रहे हैं। तो आपको वो ज़्यादा अच्छी तरह याद है और उनसे आपने सीखा, या वो अंकल याद हैं खप्ती से जो कहते थे जितनी तुम्हारी उम्र है उतना हमारा तजुर्बा है। तो बिकम दैट बाबा जी। और वो कुछ सिखाते भी नहीं थे, they were just rigid. Yes, they were and they are, और असल में दे आर द प्रॉब्लम, क्योंकि वो सीख नहीं रहे हैं और वो सालों से बैठे हुए हैं जी, और वो सीख नहीं उनके रहे हैं। नीचे वाले लोग फायर होते जा रहे हैं, लेकिन वो वहीं पे है। क्योंकि उन्होंने जो सबसे की स्किल सीखी है वो है सियासत, इंटरनल डर्टी पॉलिटिक्स। या तो डर्टी कह लें या अच्छी वाली कह लें, पॉलिटिक्स अच्छी भी होती है, बट दे आई थिंक दैट जनरेशन फ्रॉम माई जनरेशन एंड सीनियर वंस, वी मस्ट लर्न टू डील विद जेन जी। ये कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है, हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमने उनको ग्रो करवाया और हमने ही उनको सिखाया। तो अगर हम उनको डिस्कार्ड करना शुरू कर देंगे तो फिर आप 60-70% लोगों को डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो कसूर उनसे ज़्यादा आपका होगा। सो यू नीड टू लर्न दिस स्किल। बी, अगर जॉबलेसनेस इस तरह से आ रही है तो यू नीड टू टॉक टू देम कि जॉबलेसनेस प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो हॉबिंग और स्विचिंग एक शुरू हो चुकी है। तकरीबन अब 20 साल हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि आजकल की बात है, अब तो ले ऑफ शुरू हुए ना, मैस ले ऑफ शुरू हुए, उसकी वजह से स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को इन्होंने गुड बाय करना शुरू कर दिया कंपनीज़ में। हमारे यहाँ पर भी हुआ, टेलकोज में हुआ, मुख्तलिफ कंपनीज़ में। तो उसमें परेशान होने की या ये सोचने की कि अब जंग लग गई है या हालात ख़राब हो गए हैं तो हमें जॉब से निकाला जा रहा है, मेरा ख्याल है इस माइंडसेट से निकल के इसमें आना ज़रूरी है कि आप देखें कि जो मेरा स्किल सेट है अब मुझे किस इंडस्ट्री में अप्लाई करना चाहिए कि वो मुझे रेवेन्यू दे सके, मुझे अर्निंग दे सके। बस दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू चेंज, यू नीड टू वर्क ऑन। जॉबलेसनेस को एज टैग ना अपने माथे पर लगाएं, ये अंडरस्टैंड करें कि आपकी स्किल्स अगर इस कंपनी में नहीं चल रही, गुड इनफ, आप कहीं और पे ट्राई करें, 2-3-4 अटेम्प्ट्स करें तो मिल जाएगी। आप नौजवान थे तो हम एक से कंपनी से रिजेक्ट होते थे तो दूसरे में अप्लाई करते थे, उससे रिजेक्ट हुए तीसरे में करते थे। सीनियर होने के बाद हमें ये डर लगता है कि यार अब अगर रिजेक्शन होगी ना तो लोग हमें बुरा भला कहेंगे कि इसको नौकरी नहीं मिल रही। नो, यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस थॉट। आपको जेन जी की तरह या नौजवानों की तरह ही बार बार अटेम्प्ट्स करना है ताकि आपको भी अच्छी जॉब मिल सके। अच्छा, अप्रेजल की बात कर लें कि अगर एनुअल अप्रेजल लो हो या ना करें हमारी कंपनी, तो इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन वो कितना ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं? अच्छा नूर, सबसे अहम बात मैं समझता हूँ, हम एक ट्रेनिंग करते हैं बिजनेस की जो है ना, होलिस्टिक पिक्चर, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। व्हेन आई से होलिस्टिक पिक्चर, इसका मतलब ये है कि आप ये देखें आपकी इंडस्ट्री में आपकी कंपनी, एक इंडस्ट्री एक ब्रॉडर टर्म है ना, उसकी एक कंपनी है आपकी, जैसे मीडिया इंडस्ट्री है उसमें दुनिया टीवी है। तो आप ये देखें नंबर 1, क्या वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। अगर वो इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है फिर तो आपका रेस भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इंडस्ट्री एक दूसरे को जो है ना कॉम्प्लीमेंट कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, क्या आपकी कंपनी ग्रो कर रही है। अब देखें कि क्या नई एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हो रही है, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, या कि साल में 2, 3, 4, 10 लोग आते हैं और फिर वो एक सस्टेन करता रहता है। तो अगर तो 2, 4, 10 लोग HR से डिस्कस करके देख लें, इफ़ दिस इज़ द रेशो, दैट मीन्स आपकी कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर रही, वो सस्टेनेबिलिटी के ज़माने से गुजर रही है। सस्टेनेबिलिटी जब होती है ना बिजनेस की, उसमें अच्छे रेज नहीं होते, और ख़ास तौर पे अगर वो सर्वाइवल मोड में चली जाए, जो कि अब जंग की वजह से बहुत सी इंडस्ट्री चली गई है, तो अच्छा रेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वट यू मस्ट अंडरस्टैंड, सी द होलिस्टिक पिक्चर, क्या आपकी इंडस्ट्री और जो कंपनियां वो ग्रो कर रही है, आप एक कंपोनेंट है उसका। नंबर 2, द प्लस इज यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस सिग्निफिकेंट आइडिया दैट यू कैन स्टिल मेक अ डिफरेंस। Exactly. आपके पास स्किल सेट है, नहीं है तो आप डेवलप करें, आप नेटवर्क करें लोगों के साथ जाके। नेटवर्किंग सबसे बड़ी प्रोफेशनल स्किल्स में से एक है, सबसे बड़ी। तो अगर आपका नेटवर्क एक्सपैंड कर रहा है तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड हो, लेकिन आपको रेज मिल रहा हो, आपको मुख्तलिफ कंपनीज में ऑफर्स आ रही हूँ, आपको लोग लिंक्डइन पर रब्ता कर रहे हूँ, तो आप बिल्कुल शान से कह सकते हैं कि यार तुम लोगों के तो रेज 2-2, 4-4% लगे हैं, मैंने अब जॉब स्विच की है या मैंने ये आइडिया पिच किया जब तो कंपनी को ग्रो करने में हेल्प दिया ख़राब हालात में, तो मेरा रेज 10%, 20%, 30% लगा, या मुझे एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिली। सो कंक्लूसिवली सेइंग ऑन दिस टॉपिक, understand the industry dynamics, bigger picture, understand your company's portfolio and its placement, above all your own portfolio. मैं देखता हूँ जो लोग जिनको लॉयल एम्प्लॉयज़
कहा जाता रहा है सालों से, वो इनफैक्ट लॉयल मजबूरन होते हैं। सही है, आप वहां पर हैं और आप लेथार्जिक हो गए, आपने कहा यही कंपनी है, यही माई बाप है, यहीं पे करना है। दिस इज और वो कुछ नॉट न्यू प्रोडक्टिव वर्ल्ड, नहीं कर रहे होते। कर नहीं रहे होते। या इवन अगर आपने जैसे 3 साल की बात की ना, मैं इस आइडिया से, ये इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं, अगर आप 3 साल से ज़्यादा एक ही कंपनी में एक ही जगह पर एक ही काम कर रहे हैं तो फिर आपने नई स्किल नहीं सीखी। अब आपने 3 साल में आपने अपना तमाम जो राइज एंड फॉल था ना लर्निंग का, वो कर लिया। अब आप पॉलिटिक्स सीखेंगे, विच इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। आपने बुरी पॉलिटिक्स को काउंटर भी तो करना है, यू मस्ट हैव योर ओन कॉन्टेक्स्ट। बट आपने अगर नई स्किल नहीं सीखी, जो कि अब जैसे आपने इंट्रो में बात की कि अब तो हर रोज चेंज हो रही है ना, हम एक दिन उठते हैं एआई का एक मॉडल चल रहा होता है, दूसरे दिन कुछ और चल रहा होता है, हर रोज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स आ रही हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आपने वो नई नई चीजें नहीं सीखी तो आप तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप रिडंडेंट हो रहे हैं। तो फिर ये शोर ना मचाएं कि जॉबलेसनेस बढ़ गई है, आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया तो यू आर गॉन देन। अच्छा अहमद, आपने बात की है स्विचिंग के हवाले से, तो जो हमारे सीनियर्स हैं, क्योंकि हम तो जेनजी हैं, तो जो हमारे सीनियर्स हैं वो अक्सर कहते हैं कि अगर आप फ्रीक्वेंटली स्विच करेंगे, जैसे 8 महीने बाद, 1 साल बाद, तो जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं या जो हमारा एक जेनजी का ग्रुप है, हम लोगों को लगता है कि अगर किसी कहीं पे 1 साल गुजार लिया तो बस और नहीं अच्छा। और नहीं, अब कुछ नया ट्राई करें। Okay. तो जो हमारे सीनियर्स है वो ये कहते हैं कि ये जो आपकी सीवी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है, तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें, क्या ये सच है? ये बात देखें, 2 चीज़ें, आपका सीवी देख कौन रहा है, यानी आपको जब जिसने हायर करना है वो मिलेनियल्स हैं, आपके डिसीजन मेकर्स मिलेनियल्स हैं। टफ टाइम देते हैं वो। सो टफ टाइम के अलावा उनकी जो डायनेमिक्स थी ना बिजनेस की काम करने की, वो डिफरेंट थी आपसे, उनकी ग्राउंड रियलिटीज बहुत मुख्तलिफ थी, नंबर 1। तो आपको जब आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो आप फिर अपनी पसंद की चीज़ें नहीं बताते, आप उसकी पसंद के मुताबिक उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। तो आपको अपना सीवी और अपने इंटरव्यूज़ में उस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो वहाँ पर बिक रहा है। तो अगर आपको लग रहा है इंडस्ट्री सर्वे के मुताबिक कि 8-10 महीने वो कहते हैं ठीक टाइम नहीं है, तो इसका डोंट ट्राई टू चेंज दिस रियलिटी, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग रोल में है। सही है, जॉब उन्होंने देनी है, आप उनको ट्रेन नहीं कर सकते 3 मिनट के इंटरव्यू में। सही है, तो लेट इट बी, नंबर 1 कि इसको एज इट इज, एज अ ग्राउंड रियलिटी अंडरस्टैंड करें एंड सी व्हाई इट इज सो। आई रिपीट अगेन, यू डोंट हैव टू ट्रेन देम, यू डोंट हैव टू गाइड देम, क्योंकि आप उस रोल में नहीं है। सही है, उन्होंने इंडस्ट्री की मार खाई, जो भी उनकी ग्राउंड रियलिटीज थी, उसमें रह के वो इस नतीजे पहुंचे कि 6 महीने में नहीं निकलना चाहिए या 8 महीने में नहीं निकलना चाहिए। नंबर 1, तो एक तो आपका स्टेक होल्डर वो है, उसको अंडरस्टैंड करें। दूसरी और सबसे अहम बात यह है इसमें नूर कि हम वैसे लेते हैं ना नॉलेज बहुत सारा, तो 6 से 8 महीने में यू डोंट अंडरस्टैंड कंप्लीट पिक्चर। आप ट्रायल एंड एरर में, एज न्यू जॉबियाँ देखें ना, आप ट्रायल एंड एरर में बहुत से काम कर रहे होते हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो 2 से 3 साल का जो टाइम है ना, जो कि आपके सीवी में भी एक अच्छा इंपैक्ट डालता है। ठीक है, 3 साल इज़ अ गुड टाइम, आप जिसमें अगर मूव करते हैं और अपने इंटरव्यू में बताते भी हैं कि जी 3 साल में मैंने ये कंट्रीब्यूट किया, ये कंट्रीब्यूट किया, ये देखें, स्टेइंग देयर हैज़ नो सिग्निफिकेंस कि मैंने 3 साल एक कंपनी में काम किया, ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं। सिग्निफिकेंस ये है कि मैंने पहले साल काम किया तो मैंने ये अचीवमेंट्स की, दूसरे साल काम किया तो मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, तीसरे साल ये किया, तो अब जब मैं आपकी कंपनी में आऊंगा तो आई विल फॉलो दिस पैटर्न, सो दिस विल गिव यू यू नो एज ऑन अदर्स। तो कंक्लूसिवली सेइंग नाउ, ए डिसीजन मेकर वो हैं, अंडरस्टैंड देयर मेंटालिटी कि वो किस चीज़ को वैल्यू करते हैं। बेस्ट तरीका ये है कि आप फेसबुक को फॉलो करें, जो जहां पर वो लोग ज्यादा तादाद में हैं। फेसबुक हम यूज ही नहीं करते। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई मैं अपनी अक्सर टॉक में ये जरूर कहता हूं कि जेन जी फेसबुक पे आए या ना आए, लेकिन अपने डिसीजन मेकर्स की साइकी को अंडरस्टैंड करने के लिए उनको जरूर देखें। तो आप अपने दोस्तों को, उनके रिश्तेदारों को भी तो स्टॉक करते हैं ना, तो अपने बॉस को, उनको देखें कि उनका पैटर्न क्या है, वो क्या चीज़ पसंद करते हैं। फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, ये 2 प्लेटफॉर्म मैं कहता हूँ। लिंक्डइन इज प्रोफेशनल, फेसबुक पे वो कैजुअल होके कोई सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई अदरवाइज बात कर रहे हैं, तो यू विल गेट टू नो देयर साइकी। यू डोंट हैव टू हैव योर अकाउंट, बट यू अंडरस्टैंड, यू मस्ट अंडरस्टैंड देम। तो ये वाली चीज़ जो है ना, इसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है उन डिसीजन मेकर्स के लिए। एंड जैसे आपने 6-8 महीने की बात की, तो मैं भी एज इंडस्ट्री प्रोफेशनल समझता हूँ कि आपको एक स्किल को पे हायर होने के बाद उसको एक्सेल करने के लिए, जैसे आप अब इस रोल में हैं, इसमें आप का पहला फेज होगा जिसको शुरू में कहते हैं कंफर्ट जोन होता है ना, कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हैं तो वो आपका फियर जोन आता है। सबसे पहले आपको डर लगता है कि यहाँ पे गलती ना हो जाए, यहाँ पे ये गलती ना हो जाए, यहाँ पे सीनियर है ये ना टोक दे। फिर आप जब आप इससे ओवरकम करते हैं तो यू बिकम अ पार्ट ऑफ लर्निंग जोन। फिर आप लर्न करते हैं ओवर द इयर्स और बार-बार, यस, यू स्टार्ट एंजॉयिंग द वर्क। फिर जो फाइनल स्टेज है जिसमें आप ग्रोथ जोन की तरफ चले जाते हैं, तो आप ग्रो करते हैं, फिर एक्सपोनेंशियली आप हॉरिजॉन्टली भी ग्रो करते हैं। आपका एक पूल बन जाता है, जैसे आपका जेनजी का है उस तरह आपका एंकर्स का एक पूल बन जाएगा, डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर का, तो यू विल हैव अ बिगर पूल
and then there will be, you know, a lot of opportunities. But if you have that 6 months वाला जो टैग है, तो एक से दूसरे पे तीसरे चौथे पे स्विच करेंगे, हमारी बिजनेस इंडस्ट्री इतनी सी है. मतलब नहीं करना चाहिए No, ऐसा? no. ठीक है. अच्छा, तो ये बताएं कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, कोई इजी हमें मोटिवेशन टिप्स बता दें कि आप यूथ को, मिलेनियल्स को, सबको कैसे मोटिवेट करेंगे जाते जाते? You don't have to look up to people to motivate you. किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है. सही है. आप अगर काम अच्छा नहीं है एक दिन करती, और डोंट एक्सपेक्ट कि आपका बॉस या आपका कुलीग कोई कहेगा कोई बात नहीं नूर, दैट हैपेंस. बिल्कुल. डोंट वेट फॉर देम टू कम टू यू. खुद करना चाहिए अपने yes, आप को. गिव. मैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेल चुका हूँ. हम क्रिकेट जब खेलते थे ना तो आउट करते थे, तो आउट करने के बाद हम यूं करते रहे. सही. आप भी देखें लोग ये करते हैं. सो उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती कि लोग क्लैप कर रहे हैं नहीं कर रहे. एग्जैक्टली. उनको होता है कि आई हैव डन दिस. तो ये चीज कैसे अडैप्ट करें हम? इसका आप इस डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करें कि देर इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड डे, देर इज़ नॉट ऑलवेज अ बैड डे. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो जैसे आप रोज जाते हैं अपने घर से ऑफिस की तरफ, ऑफिस से घर की तरफ, तो खुदाई होती है ना, उस खुदाई वाली जगह पे आप टेंशन में, गुस्से में आते हैं ना, बट यू कीप कमिंग टू द ऑफिस. सही है. आप इस वजह से रिजाइन नहीं करते कि रास्ते में सड़क खराब हो गई है. सो यू कीप कमिंग. यू हैव गुड डेज, यू हैव बैड डेज. That's perfectly okay. Understand it कि यार this is who I am. Yeah, that's life. That's life and मेरा मिजाज ये है. मुझे गुस्सा जल्दी आता है. It's okay. I'm young, energetic. It happens. बस ये है कि इतनी सी एक लाइन रख लें कि यार इस गुस्से में रिजाइन नहीं करना, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी. बस वो रख लें एक अपनी जो है ना हद. Otherwise, motivation is your own job. I repeat over and over again. किसी की का इंतजार नहीं करें, वरना आप डिपेंडेंट रहेंगे. जिसने मोटिवेट करके आपको अच्छा परफॉर्म करवाया, आपने उसको अपनी एक तलवार दे दी कि वो जिस दिन मोटिवेट नहीं करेगा या वो डिमोटिवेट करेगा तो आपको लो फील करेंगे. तो तलवार उसको दे दी, गर्दन आपने पेश कर दी ना. बिल्कुल ऐसे ही. और जैसे इंसान खुद को मोटिवेट कर सकता है, जैसे इंसान खुद को इनकरेज कर सकता है, वैसे उसको कोई भी नहीं कर सकता. और हम जॉब मार्केट के हवाले से बात कर रहे थे. जो करंट सूरत हाल चल रही है, तवानाई का बहरान चल रहा है, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर्स में क्या चल रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में क्या चल रहा है, उस हवाले से बात की. और कैसे इस सब सूरत हाल में भी हम अपने आप को इनकरेज कर सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं. हमारे साथ मौजूद है कॉर्पोरेट कंसल्टेंट अहमद फवाद. बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. प्लेजर इज ऑल माइन. गुड टू सी यू. अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं. वेलकम बैक. आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब. और जागो लाहौर के प्लेटफॉर्म से हमने हमेशा कोशिश की है कि यंग टैलेंट को प्रमोट करें, और ख़ास तौर पर सिंगर्स को तो लाहौर न्यूज़ ने बहुत ज़्यादा मौके भी दिए हैं. आज भी हमने एक ऐसे ही नौजवान टैलेंट को स्टूडियोज़ में इनवाइट किया है. इनसे म्यूज़िक सुनेंगे, थोड़ा करियर और लाइफ जर्नी के मुतालिक भी जानेंगे. वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो ये कहाँ से सीख रहे हैं, किसको आइडियलाइज़ करते हैं, इनसे बातचीत का आगाज़ करेंगे. और मेरे साथ मौजूद हैं गज़ल सिंगर अलीशा खान, और उनके साथ मौजूद है सलमान याकूब. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर. मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र. सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं, कहाँ से आप, क्या करते हैं? मेरा नाम अलीशा खान है, जैसे आपने कहा, और मैं गवर्नमेंट कॉलेज जीसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ. वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन चल रही है. उर्दू लिटरेचर पढ़ रहा हूँ और साथ साथ म्यूज़िक कर रहा हूँ, म्यूज़िक सीख रहा हूँ. अच्छा, उर्दू लिटरेचर पढ़ रहे हैं? जी, उर्दू लिटरेचर. तो फिर आपको तो काफ़ी हेल्प करता होगा वो इसमें, म्यूज़िक में मेरा, क्योंकि जो शोबा है वो गज़ल गाना है, तो गज़ल में फिर मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल है उर्दू पढ़ना साथ इसके. बिल्कुल. अच्छा सलमान, आप बताएं. जी, मेरा भी ऐसे, मैं खुद जीसीयू से हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से, और वहाँ से म्यूज़िक सोसाइटी, उनकी नज़ीरा म्यूज़िक सोसाइटी. अच्छा. और मैं इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ और मेरा लास्ट सेमेस्टर है, ग्रेजुएशन होने वाली है मेरी, और इसके साथ साथ म्यूज़िक चल रहा है साथ अभी. तो आप मैनेज कर लेते हैं दोनों चीज़ों को? जी, बस वो इंसान पर डिपेंड करता है कि उसको कैसी चीज़ों को मैनेज करना है. स्टडी भी साथ लेके चलनी है और साथ म्यूज़िक भी है. चलें, आप बताएं फिर हमें क्या सुनाएंगे आप सबसे पहले? इससे सुनाने से पहले एक बात, जो स्टूडेंट है ना, जो पढ़ता है, उसके लिए म्यूज़िक करना बड़ा आसान है. अच्छा. जो बंदा जॉब करता हो ना, उसके लिए म्यूज़िक करना मुश्किल होता थोड़ा, क्योंकि उसने घर भी देखना है, जॉब भी देखनी है, तो थका आ रहा घर आना उसने, फिर म्यूज़िक क्या करे बंदा. तो स्टूडेंट जो बंदा होता है उसके लिए म्यूज़िक करना इसलिए आसान होता है कि उसने पढ़ने के अलावा और कोई काम करना ही नहीं है. उसने या तो फिर घर बैठ कर रियाज़ करना है तो या पढ़ना है. तो ये म्यूज़िक वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो ये बड़ा अच्छा मौका होता है कि वो म्यूज़िक अच्छा सीख सकते हैं. उनके पास मौका ज़्यादा होता है, टाइम ज़्यादा होता है.
तो अच्छा, टाइम ज़्यादा इसलिए भी होता है क्योंकि पढ़ना उन्होंने नहीं होता या पढ़ना होता है और ये भी कह म्यूजिक के सकते साथ हैं। बैलेंस हाँ, लेके चलते हैं। ये भी उनके पास कोई बहाना नहीं ना था कि हमने ये भी करना है वो भी करना है। बस स्कूल से आना या यूनिवर्सिटी से आना, फिर बाद में म्यूजिक करे बंदा कर सकता है, सीख सकता है। चल, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा बताएं फिर हमें क्या सुना रहे हैं आप? एक मैं आपको ठुमरी सुनाऊंगा, ये भी म्यूजिक का एक सिन्फ है मौसीकी की। ठीक है, तो इजाज़त है आपकी। जी जी। धनी सा गा मा गा रे सा रे गा गा मा रे दा गा गा मा रे सा धनी सा गा मा गा रे सा गा रे दा गा मा रे दा गा मा रे दा रे सा जो बन भी तो जा मोरा जो बन भी तो जा जो बना भी तो जो बना भी तो जाए मोरा जो बन भी तो लाज की मारी लाज की मारी लाज की मारी लाज की मारी नहीं बोलूंगी ये दुख सहा ना जाए रे मोरा जो बन भी तो जा सगा मदनी धरे 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 सा गा रे गा रे सा रे सा सा जो बन भी तो जा जो बना भी तो नी दा दा रे दा गा रे दा गा रे सा रे सा जो बन भी तो जा क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत कमाल। अच्छा थोड़ा सा बताएं अपनी जर्नी के हवाले से कि कैसे म्यूज़िक की तरफ आए, कैसे सीखा, कहाँ से सीखा? म्यूज़िक का शुरू से शौक़ था, घर में भी म्यूज़िक सुनते थे, वाला साहब उनको बड़ा शौक़ है म्यूज़िक का, तो बस उन्हीं के ज़रिए मेरे अंदर भी ये शौक़ आया कि म्यूज़िक को सीखूं करूं। पहले तो शौक़ नहीं था म्यूज़िक करने का मुझे। अच्छा। मुझे तो नफरत थी कि ये क्या कैसा काम है, क्योंकि जैसा कि हमारे जिस चीज़ से भागो ना फिर वही जी, इंसान के सामने आती है। मेरे वाला साहब ने कहा था, कहते तुम अभी भाग रहे हो, 5 साल ठहर जाओ, फिर 5 साल बाद पूछूंगा भागना है कि इसके पास आना है। तो फिर ऐसा ही हुआ, 5-6 साल जब गुजरे, म्यूज़िक का शौक़ डेवलप हुआ, तो फिर समझ आई कि इससे अच्छा तो काम कोई है ही नहीं, इससे अच्छा शौक़ भी दुनिया में कोई नहीं है। ये इतना खूबसूरत शौक़ है। मैं तो कहता हूँ कि हर जितने भी नौजवान हैं, बल्कि नौजवान क्या जो बुज़ुर्ग हैं, सबको ही म्यूज़िक का शौक़ होना चाहिए। ये बड़ा एक प्योर काम है, इसमें जो है वो कह लें आपके 2 नंबरी नहीं है या कुछ बुरी चीज़ें नहीं है, अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा 2 नंबरी नहीं है इसमें बिल्कुल भी? वो तो इंसान पे डिपेंड करता है, इसमें भी 2 नंबरी चल जाती है। हाँ इसलिए तो कमा लेते हैं आप। अच्छा इसको एज ए करियर लेके चल रहे हैं हाँ आप? जी, करियर लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, अर्न भी कर रहे हैं आप? अर्न कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। ठीक है, तो आप दोनों अपने बॉन्ड के बारे में बताएं कि आप दोनों कैसे मिले और कैसे ये छोटा सा आपने बैंड बनाया? हाँ, हमारी म्यूज़िक अकेडमी, जैसे कि मेरे उस्ताद जी हैं उस्ताद सुलेमान अमानत साहब, उनसे मैं सीखता हूँ। तो हम तकरीबन इकट्ठे ही सीखने गए वहाँ पे। अच्छा। हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, वहीं जाके हमारी उधर ही मुलाकात हुई हमारी। अच्छा वहीं ठीक मुलाकात हुई। तो बस फिर हमारे मुलाकात को भी मेरा ख्याल है कोई 8-9 साल हो गए हम इकट्ठे हैं। तो सीख रहे हैं, साथ साथ इकट्ठे सीख भी रहे हैं, इकट्ठे पढ़ भी रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में भी एक ही है। और ज़्यादातर टाइम हमारा इकट्ठे गुजरता है हम दोनों का। ठीक है। अच्छा सलमान आप बताएं कि आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं या गाते भी हैं? मैं इंस्ट्रूमेंट ही कर रहा हूँ, खाली ठीक तबले है, तो कर रहा आप कैसे आए इस फील्ड में अपनी जर्नी के हूँ। हवाले मैं से? भी ऐसे मैट्रिक में था तब मैंने इसको बाकायदा इसका आगाज़ किया और बाकायदा तालीम
ली। और मैं बताता चलूँ कि मैं अपना ये जितना भी क्रेडिट है मैं अपने उस्ताद जी को देता हूँ कि उन्होंने हमेशा इनकरेज किया और उनसे बाकायदा तालीम फिर लेनी। मैंने मैट्रिक में मैंने स्टार्ट की, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज में गए, फिर यूनिवर्सिटी में, जैसे कि आपको बताया है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में। फिर मैं खुदा की मेहरबानी से मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें मैंने गोल्ड मेडल विन किया और तबले में। अच्छा, माशाल्लाह, ऑल पाकिस्तान में मैंने इसमें गोल्ड मेडल विन किया। फिर वैसे ही सफ़र चलता रहा और अभी सीख रहे हैं, बस कर रहे हैं। तो घर वाले सपोर्ट करते हैं? स्टार्टिंग में तो नहीं था, वो आपको पता है स्टार्टिंग में गोल्ड मेडल के बाद सपोर्ट किया उन्होंने? उसके बाद पहले किया, नहीं बिल्कुल करते थे। बिल्कुल। ये गोल्ड मेडल होने से पहले मुझे कहता था घर वाले मुझे तबला नवाज नहीं समझते। तो जब गोल्ड मेडलिस्ट हुआ फिर कहते, मैंने कहा अब समझते हैं, कहता हाँ अब समझते हैं। आप सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, अब करते हैं, मदर भी और फादर भी। तो आप लोग सिखाते भी हैं? जी मेरी एकेडमी है, तालराग म्यूजिक एकेडमी के नाम अच्छा से। अच्छा, तो आप पढ़ भी रहे हैं साथ, आप इसको खुद भी आपने एज अ करियर कंटिन्यू किया हुआ है और आप लोगों को भी सिखाते हैं, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं तीनों चीज़ें? बस मैंने आपको बताया ना कि स्टूडेंट जो पढ़ने वाला है उसके लिए, क्योंकि हमें और कोई काम ही नहीं है, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं। हमने ना तो कहीं जॉब पे जाना है, ना यही तो आपकी जॉब है? यही जॉब है, यही सब कुछ, जीना मरना हमारा म्यूजिक ही है। अच्छा अलीशा, हम जॉनरा पे बात कर लेते हैं क्योंकि अक्सर लोगों को शौक होता है डिफरेंट जॉनरास गाने का, तो गज़ल जो है वो बड़ा डिफ़िकल्ट है उसको गाना, तो आप इसकी तरफ कैसे आए, कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और क्या आप सिर्फ यही गाते हैं कि दूसरे जॉनरास भी ट्राई किए आपने? दूसरे जॉनरास भी हम गा लेते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट को मैं कहता हूँ वर्सटाइल होना चाहिए, एक ही चीज़ पे नहीं रहना चाहिए। ये भी एक्सपीरियंस जो है, तजुर्बात करने चाहिए इंसान को कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, म्यूज़िक सिर्फ गज़ल नहीं है या सिर्फ क्लासिकल या सिर्फ कव्वाली म्यूज़िक नहीं है, म्यूज़िक में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे भी आपको ठुमरी सुनाई है, इस तरह ख्याल गायकी है, दादरा है, टप्पा है और गज़ल है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो बेसिक है ना वो क्लासिकल म्यूज़िक है। क्लासिकल म्यूज़िक जब इंसान सीखता है तो फिर वो गज़ल भी गा लेता है, कव्वाली भी गा लेता है, वो ठुमरी भी गा लेता है। तो मैं गज़ल की तरफ इस तरह आया हूँ कि मैंने जब उस्ताद मेहदी हसन खान साहब को सुना, जो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मेरे स्पिरिचुअल टीचर हैं, मेरे आइडियल हैं, वो उनको जब सुना सबको सुनता हूँ, जगदीश साहब, उस्ताद गुलाम अली खान साहब, सबको सुनता हूँ, लेकिन जब इनको सुना तो फिर एक अलग सा एहसास हुआ कि इनसे तो सब अच्छे हैं लेकिन ये भी अच्छे हैं। इंस्पिरेशन मिली, फिर मुझे उनसे इंस्पिरेशन हुई, तो उनको भी मैंने अपना आइडल बनाया, फिर उन्हीं को कोशिश की गाने की। तो उनका कुछ सुना रहे हैं फिर आप? बिल्कुल, मैं आपको सुनाता हूँ। बस्ती बस्ती खाक उड़ी है, जंगल जंगल ये धुआं सा कहाँ से उठता है, जैसे काले देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल। वक्ता सुनाता हूँ आपको। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, इश्क एक मीर, इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझे नातवा से उठता है, कब ये तुझे नातवा से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल।
क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा थोड़ा सा बताएं कि आप दिन में कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं, कितनी देर रियाज करते हैं? जी, ये रियाज तो जब इंसान शुरू करता है उसको तो चाहिए कि जितना ज़्यादा रियाज हो सकता करे, 4-4 घंटे भी करे। तो शुरू में तो होता था ऐसे कि मैं 4-4 घंटे भी, 3-3, 2-2 घंटे भी रियाज़ किया है। लेकिन अभी क्योंकि साथ पढ़ना भी होता है, साथ इवेंट्स भी करने होते हैं, एकेडमी को भी टाइम देना होता है, तो अभी जो सिस्टम होता है वो बैठ के रियाज़ करने वाला टाइम जो है वो कम हो जाता है। फिर मेंटली जो रियाज़ है ना ये शुरू हो जाता है कि चलते फिरते हमें बताओ धनी सा गा मा धनी सा रे सा धनी दा गा मा नी दा गा मा रे धनी रे सा। तो ये चलते चलते जो हमारे ज़हन में हर वक्त चलता रहता है कि सरगम किस तरह से कहनी है, उसकी मेरखंड कैसे बनानी है, नी रे सा दा नी दा गा मा नी दा गा मा रे दा नी सा गा मा दा नी सा दा नी दा गा मा रे सा। तो ये हमारा चलते फिरते हर वक्त दिमाग जो है ना ये म्यूज़िक में ही रहता है, रियाज चलता रहता है हमारा, सारे दिन का ही रियाज है। अच्छा जो यंगस्टर्स आप दोनों को देख रहे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज उनको यही है कि आप जो है अगर म्यूज़िक करते हैं तो म्यूज़िक सीख के करें, सीखे बगैर ना करें। आजकल बड़ा माहौल ख़राब हुआ है म्यूज़िक का, आपको पता ही है, और अच्छा भी हुआ है। ये क्रेडिट जाता है हमारे जो बड़े अच्छे क्लासिकल गाने वाले घराने वाले लोग हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि क्लासिकल म्यूज़िक को उन्होंने संभाला है और अभी कर भी रहे हैं। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जो आजकल ये कैफ़ेज़ पे जो काम होता है, ये तो म्यूज़िक को उन्होंने ख़राब किया है मेरा ख्याल। अच्छा। कवाली को जैसे आप देखें टिकटॉक पे देखें, हम कवाल अगर गा रहे हैं तो वो डांस कर रहे हैं साथ स्टेज पे बैठे। कवाली का तो बेड़ा गर्क कर दिया है हमारी इस जनरेशन ने, अनफॉर्चुनेटली। कवाली का अदब, कवाली का हुस्न वो रहा ही नहीं सारा खत्म हो गया। मैं देख रहा था कि पीछे जो मेरे टिकटॉक देख रहा था, मेरे सामने से वीडियो गुजरी, तो वो ऐसे घुटनों के बल होके और वो ऐसे गा रहे हैं, साथ डांस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत लंबी डिस्कशन है और हम ये करेंगे इंशाल्लाह फिर किसी दिन। और मैं आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक कहूँगी, आप लोग बहुत टैलेंटेड है और इंशाल्लाह यू गाइज विल ग्रो मोर इन फ्यूचर। और हमारा जो जागो लाहौर का प्लेटफॉर्म है, आप उस पर वेलकम है, आप जब मर्जी आए, आपका अपना प्लेटफॉर्म है। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।